तो बच्चों अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप इनको हल करना है, मतलब, है ना। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रियाएं वो कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें देखेंगे। वीडियो में जो भी कमी दिखाई देती है आपको, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपको कमी दिखाई देती है, जो भी अच्छी बात उसमें लगती है ना, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। ठीक है, बढ़ते हैं, चालू करते हैं इसको। तो बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में, और उनके कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनेगा, है ना। तो रासायनिक समीकरण, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, मतलब नया पदार्थ बन जाएगा। इसमें कोई भी पदार्थ है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और नया पदार्थ बन जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखो, तो रासायनिक समीकरण को आप किस प्रकार प्रदर्शित करोगे? एक तरफ तो लिख दोगे आप क्रिया अभिकारक, अभिकारक या क्रियाकारक एक ही बात है, और बीच में तीर का चिन्ह लगा दोगे, ये तीर का चिन्ह लगा दोगे, तीर है ये, तीर का निशान है ये, तीर का चिन्ह लगा दोगे, और आप इधर लिख दोगे राइट साइड पे उत्पाद, प्रोडक्ट। राइट साइड पे लिख दोगे आप प्रोडक्ट, और इधर लेफ्ट साइड पे लिख दो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो देखो, अब आप अभिकारक तो रहेंगे इधर लेफ्ट साइड पे, तीर के लेफ्ट साइड पे अभिकारक, और राइट साइड पे रहेंगे आपके उत्पाद, है ना। तो इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक समीकरण को। अब देखो, अभिकारक क्या होते हैं, ये अभिकारक, अभिकारक या क्रियाकारक क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब क्या करेंगे, ये जो अभिकारक है ना, ये उत्पाद में बदल जाएंगे। ये पदार्थ अभिकारक हैं, ये किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक में। उत्पाद क्या होते हैं? अभिकारक अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो नया पदार्थ जो बनता है ना, वो उत्पाद कहलाता है। जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है, और जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। बस आपको सीधी सी ध्यान रखनी है। शब्द समीकरण में देखो, जो अपन ने अभी समीकरण लिखी थी वो शब्द समीकरण थी, क्योंकि शब्दों के रूप में लिखा है अपन ने, उसके रूप में नहीं लिखा। ये जो समीकरण है ये आपके शब्द समीकरण है, क्योंकि सूत्रों के रूप में नहीं लिखा, शब्दों के रूप में लिखा है अपन ने, है ना। तो ये शब्द समीकरण थी। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। देखो, उनके बीच आपने ये जो अभिकारकों में उत्पाद में परिवर्तन हुए थे अभिकारक, उसको तीर का निशान लगा दिया था अपन ने बीच में। जैसे यहाँ पे ये है, ये तीर का निशान लगा दिया, ये तीर का निशान है। अब इसमें क्या कहता है ये, कि अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS की तरफ लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ लिखा जाता है ना, लेफ्ट हैंडेड साइड। तो बाईं तरफ लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। तीर का अभिकारक के बीच में योग का चिन्ह लगा दिया जाएगा। यदि एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह, जैसे यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह योग का चिन्ह है, एक से ज्यादा है यहाँ पे अभिकारक, इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। और उत्पाद में भी ऐसे ही करेंगे। उत्पाद में यहाँ कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन रहा हो तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और जो भी बन रहा हो, है ना, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं तरफ लिखा जाता है ना। तो तीर के दाईं तरफ, बाईं तरफ तो अभिकारकों को लिखा जाएगा, तीर के दाईं तरफ उत्पादों को लिखा जाएगा। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जैसे ये है तीर, ये तीर का सिरा है ना, सिर है, ये सिर भाग है तो किधर होता है, उत्पाद की तरफ ही तो है। ऐसे उत्पाद की तरफ मुंह करके रखा है इसने, उत्पाद की ओर होता है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। भाई, अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है उस दिशा को दर्शाता है ये। रासायनिक समीकरण को लिखना। आप देखो, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं।
वो तो शब्दों के रूप में लिखा था। जैसे एक तत्व है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, ये आपके अभिकारक हैं, ये दो तत्व हैं, है ना। अब ये अभिकारक है दो, तो ये क्या करेंगे, इनको प्लस के चिन्ह चिन्ह के रूप में लिख दिया, एक से अधिक है इनकी संख्या। अब इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे अभिकारक को, उत्पाद को राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, देखो ये पूछा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आप सूत्र के रूप में भी याद कर ले इसको, और ऐसे भी याद कर ले शब्द के रूप में भी, और ये उत्पाद कहलाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते ही देखो, शब्दों की जगह, ये शब्द के रूप में लिखे अपन, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो सूत्र के रूप में आप इसको लिखोगे, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये लाइन है भाई, रासायनिक समीकरण के लिए सत्य कथन है ना। ऐसे परीक्षा में आता है कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबिन का दहन होता है, जो मैग्नीशियम का रिबिन जलाया था, है ना, दहन होता है मतलब जलाना, दहन शब्द दिखते हैं, आप सोच लेना ऑक्सीजन से क्रिया करा दो उसकी, O2 से, है ना, O2 से क्रिया करा दो, है ना। और इस चिन्ह को लगा, तीर के ऊपर अपन को ये चिन्ह दिखेगा, जैसे ये तीर है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपके तीर के ऊपर ये चिन्ह दिख जाएगा, इसका मतलब है गर्म होना, उसको गर्म की जा रही है, उसको उष्मा दी जा रही है, ध्यान रखना लाइफ टाइम के लिए इस चीज को, भाई ये चिन्ह होता है गर्म करने का। तो दहन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होगा जब मैग्नीशियम का रिबन चलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक समीक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट सूत्रों के रूप में लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। शब्द समीकरण के रूप में लिखो आप उसको। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखो, डायरेक्ट आप सूत्र के रूप में लिख दो, MgO2 ये ऑक्सीजन का है, ये Mg मैग्नीशियम का प्रतीक है। आपको सभी के प्रतीक याद होना चाहिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सूत्र के रूप में लिख दिया इसको। तीर के निशान के बाईं ओर देखो, बाईं ओर जो लेफ्ट साइड है, तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। भाई इनकी तुलना करें। जो एक बात ध्यान रखना, इधर जो लेफ्ट साइड है ना, ये पूरी लेफ्ट साइड, इधर जो परमाणुओं की संख्या है ना बराबर होना चाहिए, इधर परमाणु राइट साइड पे जो परमाणु की संख्या है ना वो लेफ्ट साइड से बराबर होना चाहिए। दोनों में मतलब तीर के निशान के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमाणु की संख्या कहाँ समान है, देखो यहाँ पे कितना है Mg, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और इसमें ऑक्सीजन कितने? एक ही है ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये होता है एक एक। Mg कितना है? यहाँ एक है, यहाँ भी Mg कितना है? एक है, क्योंकि इसको लिखते नहीं है एक को, तो ये एक ही माना जाता है ना। जब किसी के आगे ऐसे लिख दोगे ना आप, तब माना जाएगा 2। ये 2 समीकरण है ना, तो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, और O कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको यहाँ 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो यहाँ Mg भी 2 हो जाएगा और O भी 2 हो जाएगा। अब आप देखो, ये 2 लिख दिया आपने ऐसे, तो O भी, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और Mg भी 2 हो गए। तो Mg 2 हो गए ना, तो इसको यहाँ Mg को 2 से इधर गुणा कर दो, इधर आगे लिख देंगे अपन। आगे लिखने से क्या है, गुणा हो जाता है वो, क्योंकि शब्द समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, बराबर होना चाहिए द्रव्यमान। तो असंतुलित समीकरण थी ये, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, द्रव्यमान दोनों तरफ का बराबर नहीं है। द्रव्यमान कर लो चाहे तो टोटल। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, है ना। तो ऐसे ऐसे बराबर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 प्लस Mg का कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 होता है द्रव्यमान, मतलब परमाणु भार। तो 24 और 32 ऐसे कर लो टोटल, और इसका कितना होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है ना, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ इसका ऑक्सीजन का 16 होगा, और 32 24 तो उसका रहता ही है मैग्नीशियम का, तो इसका अंतर आ जाएगा
एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड भी, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ 32 हो जाएगा ना ऑक्सीजन, इधर तो 16 ही है ऑक्सीजन ये। यदि रासायनिक समीकरण असंतुलित हो तो इसे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा भूल व जांच पद्धति से संतुलित करते हैं। भूल व जांच पद्धति से संतुलित करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो कंकाली को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल, स्केलेटल। तो ये ऐसे भी ध्यान रख लें आप, स्केलेटल ऐसे लिखा सकता है ना। एक ऐसे तो स्केलेटल की स्पेलिंग होती है SKLETL, स्केलेटल जो भी स्पेलिंग हो आप तो ऐसे ध्यान रखना, है ना। तो कंकाली रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। या देखो पूछा जा चुका है आपके, है ना, रेलवे के एग्जाम में, पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है ये, कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो स्केलेटल शब्द भी आएंगे इंग्लिश में, कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम, उससे आ गए आपके स्केलेटल। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। मतलब रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। अलग पेन से लिख दिया है मैंने, जो भी मैं अलग पेन से लिखता हूँ ना, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, यूँ मान लो, या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। इसके अलावा अगर मैंने पहले वाली वीडियो में जैसे ब्लैक पेन से लिख रखा है ओनली, तो वो किसी को डार्क कर दिया है, वहां पर डार्क कर दिया है, उसको डार्क पेन लिख दिया है, ताकि वो आपको वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो आ चुके हैं, यूं ध्यान रखना आप। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि द्रव्यमान का द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, न तो आप निर्माण कर सकते हो, बना सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब है ना, उत्पाद के जो तत्व होते हैं ना, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बराबर होना चाहिए। उत्पाद और क्रियाकारक दोनों का द्रव्यमान, उत्पाद और अभिकारक दोनों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये है भाई, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए उसमें, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भी और बाद में भी परमाणु की संख्या तो हमेशा समान ही होगी। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। तो जो इनकी भौतिक अवस्था है, इनको भी दर्शाया जाएगा आप रासायनिक समीकरण में। जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी भौतिक अवस्था है, भाई ठोस है, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? ठोस, द्रव, गैस, ये भौतिक अवस्था होती है। जलीय विलयन है तो उस किस हिसाब से दर्शाएंगे, पढ़ते हैं इसको। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं की भी जानकारी मिलती है, एक ही बात है, जानकारी मिलती है या दर्शाया जाता है, एक ही बात है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय एवं और ठोस अवस्थाओं को क्रमशः देखो किस किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। यदि गैस के रूप में है अभिकारक या उत्पाद, यदि गैस के रूप में है तो वो जी, ऐसे कोष्टक में जी लिख दोगे आप, उनके पीछे सूत्र लिख के जी लिख दोगे कोष्टक में, भाई ये गैस है। द्रव, द्रव अगर द्रव है, अभिकारक या उत्पाद द्रव है, तो आप एल लिख दोगे कोष्टक में, स्मॉल एल, सब सारे स्मॉल लेटर में होंगे। जलीय, जलीय है भाई, तो ए क्यू लिख दोगे आप कोष्टक में। और ठोस अवस्था में है तो आप एस, कोष्टक में एस लिख दोगे, भाई सॉलिड, है ना। ये एक्वस है ना, जैसे ये है, ये तो गैस, ये लिक्विड, लिक्विड का एल ले लिया आपने। एक्वस जलीय, जल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, जलीय, जलीय को बोलते हैं एक्वस, तो आप उसका ए क्यू लिख लिया। और सॉलिड, सॉलिड का एस ले लिया, ठोस का एस ले लिया आपने। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम उन्हें एक्यू लिखते हैं। मतलब जलीय विलयन जो जल, उसमें जल में मिला दिया जाता है ना, तो उसको क्या होते हैं? एक्यू बोलते हैं। एक बार जलीय विलयन ले लिया किसी भी चीज का अपन ने, तो एक्यू लिख देंगे साइड में कोष्टक में, उसके रासायनिक सूत्र लिख के उसके अभिकारक और क्रिया करके कोष्टक में सूत्र लिख देंगे। देखो रासायनिक समीकरण की विशेषताएं, तो एक बार पूछ लिया गया है रेलवे के एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण की कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो उसने 4-5 दे दिए, ऐसे तीन दे दी उसने कोई सी भी, और एक गलत दे दी थी उसने विशेषता। तो पढ़ लेते हैं इसको। अवस्था में परिवर्तन तो होता है, देखो रासायनिक समीकरण होगा ना, तो जो ठोस ठोस है वो गैस बन जाते हैं, ठोस ठोस अभिकारक मिलके गैस बना देते हैं। ऐसे मतलब कुछ भी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, ये अवस्था में परिवर्तन हो जाता है इनके।
ठोस से द्रव बन जाता है, द्रव से गैस बन जाती है, गैस से ठोस बन जाता है, ऐसा कुछ भी। रंग में परिवर्तन होता है, उनका जो रंग होता है ना वो परिवर्तित हो जाता है। अभिकारकों का जो कलर, जो भी कलर होगा वो। गैस, गैस का जो, गैस मुक्त होगी, कोई भी रासायनिक समीकरण होती है तो गैस मुक्त हो जाती है, तो वो ऐसे दर्शाया जाता है। देखो गैस, गैस को ऐसे दर्शा दोगे आप, ऐसे तीर लगा के, ताकि वो हवा में उड़ गई ऊपर, है ना। और अवक्षेप चौथा है आपका, अवक्षेप का बना। देखो अवक्षेप दर्शाओगे ना तो आप ऐसे दर्शाओगे तीर को नीचे निशान लगा के। तो इनका ध्यान रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है नॉलेज के लिए ऐसे। भाई इसका मतलब क्या है, इस ऊपर वाले चिन्ह का मतलब तो है गैस मुक्त होना, और नीचे वाले चिन्ह का मतलब है अवक्षेप। किसी चीज का अवक्षेप बनता है, मतलब अविलय होता है अवक्षेप, है ना। अविलय अघुलनशील होता है, अविलय होता है विलयन में, तो अवक्षेप हो जाता है वो। अलग अवक्षेप हो जाता है, अलग कर लिया जाता है, इसको अविलय होता है ये। अब अगला, अब अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं, इधर लिख दिया अपन ने अभिक्रिया। तो देखो आप पहले आप इसको शॉर्ट में समझ लो परीक्षा के हिसाब से, फिर पढ़ लेंगे प्रकार क्या चीज है ना। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कोई वो समीकरण दे देगा आपको, ये समीकरण दे देगा, ये समीकरण दे देगा, कोई से भी इनमें समीकरण दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है या वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो वो दे पूछेगा आपसे, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के हिसाब से, बाकी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको समीकरण याद होना चाहिए, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया की कौन से समीकरण है ना। तो देखो आप, जैसे ये दे दिया आपने, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी समीकरण है। ये समीकरण दे दी तो संयोजन अभिक्रिया, ये दे दी उसने तो वियोजन अभिक्रिया है। ये समीकरण दे दी उसने परीक्षा में, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो ऐसे याद होना चाहिए आपको सारी। तो देखो इनकी मैं पहचान बताऊं आपको। जैसे ना इधर दो तत्व आ जाए, दो अलग अलग चीजें जुड़ के, दो अलग अलग अभिकारक जुड़ के, एक इधर एक ही वो संख्या राइट साइड पे दोनों जुड़ जाए, एक केवल एक ही संख्या बन जाए, तो वो होगी संयोजन अभिक्रिया। और ये इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। वैसे तो संयोजन और ऊष्माक्षेप में अंतर होता है, पर आप तो याद कर लो, क्योंकि परीक्षा में ये भी दिया, एक बार ये भी दिया गया है। तो जहाँ पे संयोजन होता है तो ये ऊष्माक्षेपी होता है, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो आप तो पहले समीकरण से देख लो। भाई अगर इधर दो दे दे लेफ्ट साइड पे, और इधर राइट साइड पे एक दे दे, तो संयोजन, दोनों जुड़ गए ना, संयोजन। और इधर एक दे दे, और इधर दो तीर के इधर की तरफ दो दे दे, तो इधर वियोजन हो जाएगा। उल्टा दे दिया, इसको भी उल्टा भी कर सकते हैं। देखो इस समीकरण को उल्टा कर दो आप, है ना। ये लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली लेफ्ट साइड पे लिख दो, और लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे लिख दो, तो ये ऊपर ऊपर वाला ही हो जाएगी। यहाँ पे दो है ना, एक ये दो, ये मिलकर एक बना रही है, तो संयोजन। और इधर एक, एक दो में टूट रहा है ना, तो वियोजन। इधर एक हो और इधर दो हो तीर की तरफ, तो वियोजन। अब देखो ये समीकरण क्या दिखोगे जब आप विस्थापन अभिक्रिया करोगे, मतलब है ना, एफ ई दिख गया आपको, है ना। ये तो ठोस अवस्था है उसकी। इधर एक परमाणु है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो यौगिक है, मतलब ये तो तत्व है, और ये यौगिक है ना। अब ये एफ ना, एक तो यहाँ सी यू है, एक SO4 है, इससे मिलकर बना होता है कॉपर सल्फेट, किससे मिलकर बना होता है इधर। अब इस सी यू की जगह ये आ जाएगा एफ ऐसे होगा। तो आप ध्यान रखना, ऐसे आ जाएगा ये, मतलब यहाँ पे दो होगा और यहाँ पे भी दो ही होगा। लेकिन है ना, ये तत्व, एक तो तत्व होगा, एक यौगिक होगा, ये है। और ये सी यू है ना, इसकी जगह ये आ जाएगा, बाकी वो ये देख लो, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ लेना, विस्थापित कर दिया उसने, है ना, हटा दिया। अब ऐसे ही ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ जेड एक तत्व है, और यहाँ पे क्या है, यौगिक है, सूत्र है, यौगिक है। तो ये इसको सी यू को हटा देगा, ये खुद आ जाएगा उसकी जगह SO4 के साथ, ऐसे। और यहाँ पे देखो इसमें विस्थापन अभिक्रिया में किसे पहचान हो गया, विस्थापन अभिक्रिया में तो क्या होता था, यहाँ पे तत्व आता था, लेकिन इसमें दोनों यौगिक आएंगे। देख लो दोनों यौगिक आ रहे हैं आपके, है ना। जैसे यहाँ पे ये यौगिक है, यहाँ पे ये यौगिक, ऐसे इसमें यौगिक है, सोडियम बी है ना, Na2SO और BaCl2 जो भी है। तो द्विविस्थापन आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, तो इसमें भी क्या है, अलग अलग दो यौगिक बन गए, तो आप द्विविस्थापन भी क्रिया कर दोगे। मतलब इधर वाले का Na2 है ना, आगे इधर के आगे वाला इधर के पीछे वाले से क्रिया कर लेगा, ऐसे बन जाएगा आप। तो आप तो ध्यान रखना, इधर भी यौगिक इधर भी यौगिक, तो द्विविस्थापन। और इधर तत्व इधर यौगिक तो विस्थापन, ऐसे ध्यान रखना।
इधर भी यौगिक इधर भी यौगिक, तो द्विविस्थापन, दो दो विस्थापन। और अब देखो कैसे पहचानोगे उदासीन अभिक्रिया है। पहली बात तो आपको H2O दिख जाएगा पीछे, तो आप पहचाने ना उदासीन अभिक्रिया है। ऊपर से आपको एक प्रबल अम्ल दिख जाएगा और एक प्रबल क्षार दिख जाएगा। एक अम्ल दिख जाएगा एक क्षार दिख जाएगा, आप सोच लेना उदासीकरण का अभिक्रिया है। यहाँ भी अम्ल है यहाँ क्षार है, ये जल जल दिखते हैं, यहाँ H2O दिखते हैं, आप सोच लेना उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपके सारे ध्यान रखने चाहिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, है ना। संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, इधर दो हो और इधर एक हो तो संयोजन, इधर एक हो और इधर दो हो तो वियोजन, इधर एक तत्व हो और एक यौगिक हो तो विस्थापन, इधर एक तत्व हो और इधर यौगिक हो तो विस्थापन, इधर यौगिक हो दोनों तरफ यौगिक हो, हाँ इधर भी यौगिक इधर भी यौगिक तो द्विविस्थापन, इधर यौगिक तो द्विविस्थापन। इधर जल दिख गया आपको H2O दिख गया तो उदासीनीकरण। एक प्रबल हो अम्ल हो और एक प्रबल क्षार हो, मतलब एक में तो H दिख जाएगा, ये एक में OH दिख जाएगा, एक में H दिख जाएगा एक में OH दिख जाएगा, तो उदासीनीकरण दोनों में ऐसे दिखेगा, है ना। तो ध्यान रखिए, इनका पूछा जाता है ये। समीकरण दे देगा वो 4। अब आप देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ढंग से पढ़ते हैं एक एक को। संयोजन या संकलन या संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अलग अलग होती है, लेकिन ये जितनी भी रिएक्शन है ना सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पूछी जाइए डायरेक्ट एग्जाम में। समीकरण ये वाली दे दी कि कौन से, जैसे उष्मा संयोजन अभिक्रिया, अब ये है संयोजन अभिक्रिया की समीकरण है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये पूछा गया एग्जाम में कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी दे दिया, वहां पे संयोजन नाम नहीं आया कहीं भी, तो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, कौन सी अभिक्रिया है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए चारों नाम। संकलन को भी मतलब कॉम्बिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसको अलग बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी का नाम अलग है। तो आप तो ध्यान रखना, सारे नाम ध्यान होना चाहिए आपको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये अलग अलग अभिकारक है, CO और H2O अलग अलग अभिकारक है ना, तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, इसका निर्माण कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना होता है इसमें जल नहीं होता, अब ये जल होता है इसमें, तो किसका निर्माण कर देंगे, इसका निर्माण कर देंगे। बुझे हुए चूने का पानी डाल दे उसमें बुझ गया वो चूना, है ना। तो आप देखो इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इंग्लिश में आती है वैसे तो, लेकिन हिंदी में भी ध्यान रखना आप, क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो पूछ लिया गया है रेलवे के एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इंग्लिश में होता है स्लेक्ड, SLACKED, SLACKED। तो जो भी स्पेलिंग होती है आप तो ध्यान रखना कि ऐसे स्लेक्ड को ऐसे लिख दिया है ना, स्लेक्ड को ऐसे लिख दिया। तो स्लेक्ड लाइम का सूत्र है, या स्लेक्ड लाइम जो भी पता नहीं कुछ पूछा था यहाँ से, स्लेक्ड लाइम ये वाले पूछा है कुछ भी, क्या बनता है जब CO और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, तो स्लेक्ड लाइम बनाते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखो दोनों मिल जाएंगे और ये एक ही बनेगा, ये दो चीजें मिल जाएगी और एक ही बनेगी। तो उसने परीक्षा में दिया था, ये यहाँ पे उष्मा नहीं दिया था उसने, बस ये समीकरण देते कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, है ना। इसके अलावा ये सिलेक्ट लाइम का अलग पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए सिलेक्ट लाइम का सूत्र क्या होता है, ये होता है, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, एक ही बात है। इस अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो अपन पुताई करते हैं ना वही, उसमें चमक आ जाती है वही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देता है। मतलब ये क्या करेगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा ये, है ना। तो ये पूछा जा चुका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, जब बुझे हुए चूने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर बुझे हुए चूने पर आपको जब CO2 की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो CaCO3 बनता है ना। ये था ऑप्शन में CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे
और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। देखो दीवारों पर चमक आ जाएगी ना, वो हवा लगती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है वो। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी देखो क्या होता है, संगमरमर होता है ना मार्बल, उसका रासायनिक सूत्र भी होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिए इसका भाई, ये संयोजन अभिक्रिया है और ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा ये पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक बार कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, ऐसे जो भी नाम है उसके। जैसे कोयले का दहन, यहाँ से एक बार रेलवे में भी पूछा गया है कि कार्बन पर जब ऑक्सीजन की क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, कौन सी, तो ये बनेगी CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी AC, और इसमें O2 जोड़ दो, ऐसे कैसे संयोजन हो गया ना, इधर दो हैं इधर एक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे आना चाहिए भाई क्या, ये इधर दो हैं इधर भी, इधर दो हैं, देखो तीर के बाई तरफ दो है, लेफ्ट साइड पे दो है, तो राइट साइड पे एक हो गया, तो जल बन गया। तो ये गैस है ना, गैस, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस, इससे मिल किस क्या क्या बनाते हैं दोनों अभिक्रिया से, क्या बनता है, जल बनता है 2H2O। H2O का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O ही तो होता है ना। अब देखो एक और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए तीसरा पॉइंट, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करना, ये क्या होता है, ये संयोजन अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजनीकरण है ना, मतलब H2 से जोड़ दो आप उसको, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है H2, है ना, अपचयन भी बोलते हैं इसको, आगे H2 जोड़ दो आप उसका, है ना। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकता है, तो H2, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे उस पर कार्बन कार्बन पे, जैसे ये, है ना। तो ये कार्बन कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं ऐसे, है ना। मैं ये, तो इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 ऐसे। तो ये क्या होता है, अपचयन होता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो संगम कौन कौन से संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया, ये चार चार पांच इसमें याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब देखो वियोजन अभिक्रिया या उष्माशोषी भी बोलते हैं, डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, अपघटन भी बोलते हैं, वियोजन को अपघटन भी परीक्षा में आ जाता है, वियोजन या अपघटन एक ही बात है। इस अभिक्रिया में एकल एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो देखो क्यों यहाँ पे एक रहेगा और इधर दो दो बन जाएगा या 2 से 3 बन जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड पे तो एक रहेगा, उसका उल्टा हो जाएगा, संयोजन का उल्टा हो जाएगा। जब जैसे गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। देखो यहाँ पे आपके पूरा नहीं दे रखी, एनसीईआरटी की बुक में ये दे रखी थी, तो डॉट FeSO4 डॉट H2O, 7H2O होते हैं यहाँ पे, 7H2O, 7 जल के अणु ऐसे ऐसे आएगा। तो 7H2O, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसमें, रिट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके, 2016 में पूछा गया था शायद। रिट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या था कि आप इसको उष्मा दोगे ना, इसमें FeSO4 डॉट 7H2O, 7 जल के अणु होते हैं, है ना। तो ये शुरू में उष्मा दोगे ना आप, तो ये अलग हो जाएगा, इसको XYZ मान लिया था उसने, XYZ ऐसे। क्या क्या देखो रेल में भी अलग से पूछा गया है कि क्या क्या बनेगा, है ना। जब ये इंपॉर्टेंट समीकरण है भाई, 2-4 इंपॉर्टेंट समीकरण है, बहुत ज्यादा बता दूंगा मैं। एक तो ये है जिनमें, जैसे FeSO4 है ना, इसको गर्म करोगे क्या क्या बनेगा, तो ऐसे ऐसे दे देगा, या तो ऐसे चिन्ह दे देगा या उष्मा ऐसे शब्द लगा देगा आपको। तो क्या क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सूत्र भी याद रखें और नाम भी, और SO2 और SO3 गैसें, है ना, दो गैसें हैं इसमें और एक ठोस है, ये ध्यान रखना। तो ये बनेगी, इस समीकरण को अच्छी तरह याद कर लें। यह फेरिक ऑक्साइड किस 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 में बदलेगा, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2, डाई का मतलब दो दो, दो आ गए ना, तो डाई, है ना यहाँ पे, और 3 SO3 का मतलब ट्राई, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा, में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 गैसें हैं, यहाँ लिख रखा है आपको इस समीकरण में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। वियोजन या अपघटन क्रिया 3 प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, मतलब उष्मा की दे दोगे ना आप, उनको गर्म कर दोगे ना, तो वो उसमें वियोजन हो जाएगी। अगर आप उसमें अगर आप उसमें विद्युतीय मतलब करंट लगा दोगे, तो विद्युतीय अपघटन हो जाएगी। प्रकाश में रख दोगे आप उसको, धूप में रख दोगे, तो प्रकाशीय अपघटन हो जाएगी। ऐसे ऐसे नाम अलग अलग हो गए, बस टूट जाएगा कोई भी चीज, तो उसको ही अपघटन बोल दिया या वियोजन बोल दिया। जैसे उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन कहते हैं, जैसे जैसे चूना पत्थर,
तो चूनापत्थर CH4 तो जब क्या होता है, देखो एक बार पूछा गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, पहली बात तो ये विभेजन अभिक्रिया है, क्योंकि एक इधर एक था और इधर दो थे, इसलिए विभेजन अभिक्रिया है। दूसरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ऐसे त्रिभुज का चिन्ह लगा दोगे, या गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो बिना बुझा चूना बनता है या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए इनका सूत्र भी, है ना, बिना बुझा हुआ चूना बनता है या CaO बनता है, ऐसे कुछ भी दे देगा वो आपको। देखो उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण नीचे दिया गया है, तो कौन सा ये वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है, समीकरण तो आप याद ही कर लो भैया। ये रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है कि जब लेड नाइट्रेट को या PbNO3 का होल ट्वाइज, मतलब दो होल ट्वाइज दो, इसको तापन दोगे आप, इसे गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तीन चीजें बनती है, ये PbO, NO2 और O2, ये चीजें बनती है। तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो देखो ये पूछा गया है, इसके बारे में पूछा जाता है। बाकी तीनों भी ध्यान रखने चाहिए, तीनों भी पूछे गए हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रीन पेन से पहले लिख दिया है, अलग पेन से। लेड नाइट को जब गर्म करने पर PbO NO2 O2 का निर्माण होता है, तो इसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है, वो किसका होता है ये पूछा जाता है, तो NO2 का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, NO2 का होता है ना। तो जब क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये तीन चीजें बनती है, PbO NO2 और O2, ध्यान रखें इनका। विद्युत, दूसरा है आपका विद्युतीय अपघटन विधि, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें करंट लगा दोगे आप किसी चीज में तो विद्युत अपघटन हो जाएगा। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, पहला तो पढ़ लिया अपन ने उष्मीय वियोजन, दूसरा है इसका विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। तो देखो क्या होती, जो पहले तो उष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युतीय अपघटन। जो विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा की उपस्थिति में जो होती है, संपन्न होती है, वो विद्युतीय अपघटन। लाइट लगा दो, करंट लगा दो। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का निर्माण होता है। तो देखो ये पूछा गया है कि जल में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो कौन सी गैसों का निर्माण होगा, है ना, H2O और O2, डायरेक्ट सूत्र लिख दिया इसे, H2O2, ये दोनों गैसें, इनका निर्माण होता है। NaCl, दूसरा भी देखो एक और समीकरण है। एन देखो एक बार पूछा गया, जो NaCl का जो जलीय विलयन होता है ना, NaCl में मतलब नमक में क्या डाल दिया आपने, जल डाल दिया, तो जलीय विलयन बन गया नमक का। तो उसमें करंट प्रवाहित कर दिया आपने, लाइट प्रवाहित कर दी, तो क्या बनेगा, तो NaOH बनता है, H2 बनता है और Cl2 बनता है। पूछा जाता है कि कैथोड पर कौन सी गैस, जिंदगी में ध्यान रखना, कैथोड है ना हमेशा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन गैस है ना हमेशा कैथोड पर मुक्त होती है, ध्यान रखना जिंदगी में। तो NaCl, ये Na है ना, ये प्लस होता है, Cl माइनस होता है। यहाँ जल को कैसे लिखते हो, H2O कैसे लिखते हो, H, और ये बंद बॉन्ड OH, OH तो माइनस होता है, H प्लस होता है। तो ये प्लस वाला माइनस वाले से क्रिया करता है, ये जो माइनस वाला है इसमें O माइनस, ये प्लस वाले से क्रिया करेगा, इसमें Na प्लस से क्रिया करेगा तो NaOH बन जाएगा। बाकी ये H2 और O2 बन, Cl2, ये दोगुने बन जाएंगे, है ना। तो जब सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। जिंदगी में ध्यान रखना, हाइड्रोजन बता दिया मैंने, कैथोड पर मुक्त होती है। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन प्रकाश के कारण होता है। सो धूप दे दो, उसकी धूप की रोशनी दे दो उसको, उस तत्व को, उस पदार्थ को, जिसमें टूट जाएगा। जैसे सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको प्रकाश दे दिया तो किसमें टूटेगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, है ना। तो ये सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। देखो धूसर रंग का हो जाता है, मतलब श्वेत रंग से धूसर रंग का हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर से ग्रे ग्रे कलर में हो जाता है ये, है ना। तो ये ध्यान रखना इनका कलर का, रंग कलर कैसा है इनका ध्यान रखना सिल्वर क्लोराइड का। नीचे दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो अपने फोटो बनते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, एक कलरफुल होता है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया काम ली जाती है, ये वाली सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड, जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, देखो ध्यान रखना इसको। और ये सूर्य का प्रकाश लगता है तो सिल्वर अलग हो जाती है, ब्रोमाइड अलग हो जाती है, ब्रोमीन अलग हो जाती है ना। तो इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। अगली अभिक्रिया आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बात ये कि संयोजन वाली अभिक्रिया होती है ना, उनको ही
संयोजन अभिक्रिया वाली सभी रासायनिक समीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये पढ़ चुके हैं अपन। और वियोजन वाली अभिक्रियाएं सभी समीकरण ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ना या उत्पन्न होती है ना, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहती है। देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब है प्लस लग जाएगा, जो प्रोडक्ट है ना वहां पे प्लस करके ऊष्मा लिख देंगे ऐसे, उस प्लस का मतलब है वो बाहर निकलती है ना। इससे अभिक्रिया का मिश्रण, देखो अभिक्रिया का मिश्रण गर्म होगा, किसमें होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, क्योंकि ऊष्मा निकलेगी ना उसमें। संयोजन अभिक्रिया में निकलती है ऊष्मा, जैसे मैं आपको बताऊं। ये देखो आप, ये CaO और ये H2O बनता है, तो H2O से क्या बनता है? सिलेक्ट डाइम बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। तो यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा को अलग से प्लस में दिखा दिया अपन ने, है ना। ये मिश्रण गर्म हो जाता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है? अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, इसका ध्यान रखें आप। और अगर ठंडा हो जाता है तो ऊष्माशोषी में ठंडा हो जाएगा। देखो अभिक्रिया मिश्रण का ठंडा होना ऊष्माशोषी है। जैसे जल का वाष्पीकरण, जल को वाष्प बन जाएगी। जल तो क्या है, तापमान कम हो जाता है ना, तो ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं वो वाष्प क्या है, आसपास के वातावरण को ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, जब एक सांद्र अम्ल को, कोई भी एक सांद्र अम्ल ले लो आप, अम्ल आ जाए ना, कोई भी अम्ल आ जाए, तो उसको अम्ल को तनु करना। एक तो डायरेक्ट आ जाता है सांद्र अम्ल को तनु करना, ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, है ना। तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा मतलब तनु करना मतलब उसमें जल मिलाना, उस अम्ल में जल मिलाना, इसका मतलब होता है। या जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना, ये भी इसमें RRB में आ चुका है, आपके रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो कोई भी अम्ल है ना, उसमें आप जल घोलोगे ना, या जल में अम्ल घोलोगे ना, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है ये पूछा जाता है। तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। या बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, मतलब जल की अभिक्रिया करानी किसके साथ? बिना बुझे चूने के साथ या अम्ल के साथ, अम्ल। तो आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, मिश्रण गर्म हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? चौथी है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील वाला पदार्थ है ना या तत्व है ना, वो इसका स्थान अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ ले लेता है। विस्थापन अभिक्रिया करता है मतलब कम क्रियाशील पदार्थ को हटा देगा और अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ उसकी जगह पे बैठ जाएगा। देख लो यहाँ पे, ये आयरन है ना, ये ज्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये हटा देगा इसको। आयरन किसको हटा देगा? कॉपर को हटा देगा। देख लो यहाँ पे, ये CO हट जाएगा, Fe आ जाएगा। देखो लो यहाँ पे Fe आ गया, SO4 जैसा का ही रहा, और CO अलग कर दिया इसने। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, मतलब एक तो तत्व आ जाएगा, एक यौगिक आ जाएगा। समझ जाना आप कि ये अगर दोनों यौगिक आ जाए यहाँ पे ऐसे ही यौगिक, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। लेकिन एक तत्व और एक यौगिक आए तो विस्थापन अभिक्रिया। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है ना। पढ़ी लिया अपन ने भाई, कैसे विस्थापित करता है। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है क्वेश्चन ये, इसके अलावा और भी एग्जाम में आ चुका है। जो एक लोहे की कील ले लो या कोई भी चीज ले लो, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो कलर भी पूछ ले जाता है, कलर भूरा हो जाता है उसका। तथा कॉपर, क्योंकि जंग से आ जाता है ना, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है, रिएक्शन हो जाती है इसलिए मलिन पड़ जाता है। लोहे मतलब आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। देखो ये फेरस सल्फेट बन जाता है, इसलिए उसका रंग भूरा हो जाता है लोहे की कील, है ना। अब देखो ये भी, ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, Zn जिंक और एक कॉपर सल्फेट। अब ये है ना, जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, तो ये क्या है, इसको हटा देगा। देख लो Zn आ जाएगा, Cu को हटा देगा, ZnSO और Cu अलग से हो गया, Cu अलग कर दिया। देखो सक्रियता श्रेणी होती है, ये कौन किसको विस्थापित करता है ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कि कौन से अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, है ना। तो उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी से आएगा वो क्वेश्चन। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में दिखाया जाएगा, व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी।
जो उनकी क्रियाशीलता है ना उसको बढ़ते क्रम में दिखाया गया, मतलब जो सबसे पहले वाला आएगा ना वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा ना वो सबसे कम क्रियाशील होगा, है ना। तो ये श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम। पोटेशियम सबको हटा सकता है ना। और प्लेटिनम, ये जो प्लेटिनम है लास्ट में आएगा, ये किसी को नहीं हटा सकता, इसको सब हटा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखना है आपको, ये सारे जो मैंने ग्रीन कलर करेंगे ना सारे पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, है ना। सारी रिएक्शंस में आ चुके हैं, ये पूछे जा चुके हैं। तो सोडियम प्रतिस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा किसको, कैल्शियम को भी कर देगा, इस सारे इसके बाद वालों को सबको कर सकता है सोडियम, लेकिन पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता सोडियम, है ना। सोडियम सबको विस्थापित कर सकता है, इधर वाले सबको विस्थापित कर देगा, लेकिन पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि ये पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील होता है। ऐसे ध्यान रखना आप, ये पूरी आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो जैसे आयरन को जिंक प्रति, आयरन को कौन हटा सकता है, आयरन को कौन हटा सकता है, आयरन के इधर वाले लेफ्ट साइड वाले हटा सकते हैं, और राइट साइड वाले नहीं हटा सकते। राइट साइड वालों को आयरन हटा देगा सबको, इस इधर वालों को सबको आयरन हटा देगा Fe, लेकिन इधर वाले आयरन को हटा देंगे। जैसे जिंक है, ये जिंक क्या है, आयरन को हटा सकता है। कॉपर को Fe भी हटा सकता है, मतलब आयरन भी हटा सकता है, जिंक भी हटा सकता है, मैग्नीशियम सब हटा सकते हैं इसके पहले वाले, है ना। ये है। तो इनको याद करने की ट्रिक बना दी है मैंने यहाँ पे। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन हो आगे आओ वरना पिटोगे। तो जो काशी है, काशी, तो यहाँ पे देखिए आप, काशी, काशी का क्या होता है, के। काशी से क्या बनाया मैंने, ये काशी इससे बनाया मैंने के। और नाथ, नाथ से एन आ गया नाथ, है ना। का, काशीनाथ, ये का है, इसी ये बन गया। जो माली है एम, इसका ये माल एम जी बन गया। आ, आलू, आलू का एल आ गया, पूरा शब्द काम में ले लिया एल। जरा, जरा का जे ले लिया, जेडन, है ना, जेडन का ज। फीके, फीके में देखो ये आएगा एफ ई, फीके, ये फी। पकाता है में प आ जाएगा, प, प, पी बी, पी बी। है का एच आ जाएगा, है। बाकी आपको याद भी रखने पड़ेंगे तत्व समेत, केवल ट्रिक से ही नहीं, पूरा याद रखने पड़ेंगे भाई, है का अर्थ क्या होता है, या पकाता है में कौन सा आएगा, पी भी आएगा, है ना। इसके अलावा सी यू, सी यू मतलब कौन, कौन का कोपर, क, तो क। हो, कौन हो तो एच जी, है ना, कौन हो। है किसे कहेंगे, हो का क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ट्रिक। आगे आओ, आगे आओ, आगे का एजी, आओ, आओ का एयू, है ना। वरना, वरना का मतलब डब्लू, डब्लू से वह बनता है ना, वह बनता है डब्लू से, तो वह। और पीटोगे, पीटोगे, पीटोगे पी टू, पीटी। ये तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ये ट्रिक है। बाकी आप जैसे भी याद कर सको कर लेना, इसको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से सीईटी में भी, और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे पहले वाला तत्व, पहले वाला जो तत्व आएगा ना वो बाद वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है, सीधी सी बात है। अतः अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, जब तो सब अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, बाद वाला तत्व पहले वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता, और अतः अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, है ना। तो बच्चों एक यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती। तो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, ये सीईटी एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसा ध्यान रखना कि सक्रियता श्रेणी से आया हुआ क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो ध्यान करना। और कौन किसकी क्रियाशीलता है, जो ज्यादा क्रियाशीलता होगा ना, क्रियाशील होगा वो हटा देगा, जो लेफ्ट वाला होगा वो हटा देगा बाद वाले को। तो देखो जेड एन जो जिंक है ये एफ से अधिक क्रियाशील होगा तो हटा देगा, हाँ तब तो ये बन जाएगा, तो वरना नहीं बनेगा। अब देखें इनको, इन दोनों को देखते हैं, जेड एन और एफ को पीछे देखते हैं। यहाँ पे देखो आप जेड एन और ये एफ, इनमें देखो आप एफ है ना, इससे अधिक क्रियाशील कौन है, पहले वाला होता है ना ज़्यादा, तो जेड एन ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये हटा देगा, है ना, ये अभी क्रिया संपन्न हो जाएगी। फिर देखो आप दूसरी समीकरण है इसमें 2Ki प्लस Cl2, और ये बनता है 2KCl, और I2 अलग हो जाता है, I2 को जो मतलब आयोडीन है ये, तो इसको विस्थापित कर देता है ये, है ना। और देखो आप ये जो K है और ये I है, तो ये क्लोरीन है Cl, Cl ज़्यादा क्रियाशील होता है Cl,
ये ज़्यादा क्रियाशील होता है, आई कम क्रियाशील होता है। तो सी ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि ये हैलोजन तत्व है। तो आवर्त सारणी पढ़ते हैं हम। आवर्त सारणी में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती है ना। ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में, है ना, पेरियोडिक टेबल है उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती है हैलोजन तत्वों की, है ना, हैलोजेंस की। तो ये क्या है, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके नीचे आता है आयोडीन। तो ये ज़्यादा क्रियाशील ये होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन विस्थापित कर देता है इसको, इसलिए अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी ये। तीसरे को देखो आप, ये जो जिंक है जेड है, ये Mg को हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा। इसमें देखो आप, ये रहा, क्या था वो, जेड। ये जेड है, ये जो जेड है, ये किसको, Mg को हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा। इधर मिलता है तो हटा देगा, इधर नहीं है कहीं भी, तो ये Mg को नहीं हटा पाएगा। देख लो, इसके पहले है ना, Mg हटा देगा जिंक को, जिंक नहीं हटाएगा, नहीं हटा सकता Mg को। जिंक के जो इधर वाले हैं ना, इनको नहीं हटा सकता जिंक, लेफ्ट वालों को नहीं हटा सकता, राइट साइड वालों को हटा सकता है। तो ये नहीं हटा सकता, ये भी क्रिया संपन्न नहीं होगी, पहली बात ये। चौथा देख लो आप, Mg और Cu, है ना। तो Mg, मैग्नीशियम में ये कॉपर को हटा सकता है नहीं हटा सकता, देख लेते हैं ये भी, Mg और Cu, है ना। ये Mg रहा और ये Cu रहा, तो इधर वालों को हटा सकता है ये, इधर वाले लेफ्ट वाले Mg को हटा सकते हैं। तो Mg किसको हटा सकता है, राइट वालों को, ये। तो ध्यान रखना आप, ये अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये नंबर 3। खैर और से क्या मतलब आ रहा है, अपन को तो सही आंसर पता है पड़ गया, तो और से क्या मतलब आ रहा है। देखो बच्चों, अगली पढ़ते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, या अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, है ना। तो मतलब जहां भी द्विविस्थापन अभिक्रिया की समीकरण होगी ना, तो वही अभी अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। किस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, इसमें अवक्षेप बनता है। तो सफेद कलर का होता है, जल में घुला नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, अविलेय होता है। तो देखो आप, ये वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच या आयनिक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। दूसरी बात, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कम से कम दो तत्वों के बीच या दो परमाणु के बीच आदान प्रदान होता है। तो ये पूछा जा चुका है कि आयनिक यौगिकों के बीच कौन सी होती है, द्विविस्थापन होती है ना। तो मतलब इसमें दो दो क्रियाकारक दिख जाएंगे आपको, दो यौगिक दिख जाएंगे, तो वही द्विविस्थापन है। इधर का आगे वाला, इधर का पीछे वाला क्रिया करेंगे, है ना। इधर का आगे वाला, इधर का पीछे वाला क्रिया करेंगे। जैसे ये सोडियम और ये क्लोराइड, क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दो तीन रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा आपको, जिनमें एक तो ये है ना। एक और मैं बताऊँ आपको, एक और आएगी अपनी, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी एक एक चीज़ याद होनी चाहिए आपको, ये कितने होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, एक एक चीज़ याद होना चाहिए इन दोनों की, है ना। तो ये एक और रिएक्शन आएगी अपनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता दूंगा आपको। तो बच्चों एक और रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, ये वाली फेरस सल्फेट वाली, है ना। ये आपके पूछी भी जा चुकी है रेट में, 2016 वाले पेपर में पूछा था, पता नहीं कब पूछा था। तो तीन रिएक्शन है, आप इनको जरूर ध्यान रखें, है ना। तीन रिएक्शन है, इनको जरूर ध्यान रखें आप। यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है कि क्या बनता है, कि सॉलिड होता है, इसकी भौतिक अवस्था भी पूछी जा चुकी है, ठोस होता है ना, सॉलिड होता है। इसके अलावा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है ना, बेरियम सल्फेट बनता है। इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसके अलावा ये अभिक्रिया दे दी, कौन सी अभिक्रिया ये पूछ लिया, है ना। या यूँ दे दिया, निम्न में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो ये वाली दे दी, या और भी दे दी, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दो दो यौगिक वाली जो है ना, पढ़ चुके अपन इसको, दो यौगिक वाली होती है। तो देखो आप, इस अभिक्रिया में बेरियम और सल्फेट की अभिक्रिया से, ये जो अभिक्रिया है, आयन है, इन दोनों आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का श्वेत रंग का अवक्षेप का निर्माण होता है। देखो श्वेत रंग का होता है ये, इसका अवक्षेप का कलर भी पूछ लिया गया है आप परीक्षा में, है ना। और ये क्या होता है, अविलेय होता है। ये देखो मैंने अलग कलर से लिखा, अविलेय होता है, अघुलनशील होता है ना। अघुलनशील लवण होता है ये, अघुलनशील लवण
का निर्माण होता है, ध्यान रखना। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है ना, उसके क्या बोलते हैं, अविक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगली है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण ये अम्ल और क्षार में पढ़ चुके हैं अपन, पहली बात तो, है ना, अम्ल और क्षार में पढ़ चुके हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे ना, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। यही उदासीनीकरण है। अभिक्रिया उदासीन होता है विलयन के पीएच, उदासीन होती है 7 होती है उदासीन विलयन की पीएच। देखो इसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। अम्ल क्षार लवण अग वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ये भी लिख दी मैंने तो लाइन, ठीक है ना। अब आपको देख लो प्रबल अम्ल कौन से और प्रबल क्षार कौन से। भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होती है ना, तो ये दिख जाएंगे आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों प्रबलक अम्ल है। आपको तो सूत्र दिख जाएंगे इन तीनों के, इनमें से एक दिख जाएगा। इधर ये देख लो, यहाँ पे दोनों ये आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों उदासीनीकरण अभिक्रिया है, निम्न उदासीनीकरण अभिक्रिया है। या ये समीकरण दे देगा कौन सी अभिक्रिया है, पूछे जा चुके हैं ना। इधर KOH दिख जाएगा आपको, इधर या तो ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, मतलब KOH CaOH2 और ये NaOH, ये तीनों आपको दिख जाएंगे, KOH CaOH2 और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। बाकी सूत्र दिखेंगे आपको, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है ना। ये तीनों में से कुछ भी दिख जाएंगे आपको, ये प्रबल क्षार है। अम्ल और प्रक्षार दिख जाएंगे वहाँ। अगली है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया नाम से ये वाला चिन्ह दिख जाएगा आपको, ये वाला चिन्ह दिख जाए ना कहीं भी, तो वो समझ लेना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पहली बात हो। और दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होते हैं एवं उत्पाद पुनः अभिकारकों में बदल जाते हैं। मतलब ये है ना N2 और H3H2, ये अमोनिया में NH3 में बदल जाएंगे और अमोनिया वापस इसमें कन्वर्ट हो सकती है। ये कभी कंप्लीट नहीं होगी। मतलब ये अभिक्रिया अगर उपस्थित दोनों दिशाओं में चलती, देखो ये वाली लाइन भी आ चुकी है आपके पेपर में, ये वाली भी आ चुकी है नीचे वाली। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी 100% पूर्ण नहीं होती है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, तो उत्क्रमणीय, है ना। अगर और उपस्थित दोनों दिशाओं में चलती तो ये वाली। यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था, उत्प्रेरक का वाला आया था, मैं बता दूंगा अभी आपको। जैसे N2 ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाती, अमोनिया बनाती। मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन हाइड्रोजन आयोडीन, ये दोनों गैसें ये मिलकर 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करती है। ये तो अमोनिया हो गई। तो ये अमोनिया वापस इधर भी बना सकती है, हाइड्रोजन और आयोडीन वापस बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में चलती है, पहली बात, और कभी पूर्ण नहीं होती है ना। दोनों दोनों दिशाओं में चलती है और कभी पूर्ण नहीं होगी। इस चिन्ह से दर्शाएंगे, ये चिन्ह दिखते ही परीक्षा में बोल देना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दूसरी आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखो क्या होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक दिशा में चलती, वो तो दोनों दिशाओं में चलती है, ये एक दिशा में चलती है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी वो किसमें चलती थी, दोनों दिशाओं में चलती है ना, दोनों दिशाओं में चलती थी वो, अग्र और पश्च, आगे भी और पीछे भी। जबकि ये किधर चलती, केवल एक दिशा में चलेगी, केवल इधर आगे जाएगी बस। मतलब ये CO2 और H2O ही बनेंगे इसमें, ये CO2 और H2O मिलकर ये नहीं बना सकते वापस भाई CH4 बना दे और ऑक्सीजन बना दे, मेथेन बना दे और ऑक्सीजन बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलिए, इसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनता है किंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। यह अभिक्रिया 100% पूर्ण होती है। तो आप तो ध्यान रख लेना इनको, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो सभी विस्थापन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है उपयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था 2022 वाले पेपर में। PB लेड, यहाँ पे लेड दे रखा है, और CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड दे रखा है इसने, और यहाँ पे लेड क्लोराइड बनता है और ये बनता है Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसने 4-5 अभिक्रिया दे दी, इसमें कौन सा टिक लगेगा देखो। तो देखो ये क्या होता है, मैंने पहले कह दिया, एक तो यहाँ पे तत्व दे रखा है और एक यहाँ पे यौगिक दे रखा है। तो आप मेरे को पहले बताए तत्व यौगिक दे देगा तो विस्थापन अभिक्रिया जाएगा, देखना है विस्थापित कर देगा इसको। ये PB है ना, इस Cu को हटा के इस Cl2 के साथ जुड़ जाएगा, ये देखो Cu को हटा दिया उसने। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ भी यौगिक है और यहाँ पे भी यौगिक है, तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सीधी सी बात है, दोनों जगह यौगिक हो जाएंगे। इसका आगे वाला इसके पीछे वाले से जुड़ जाएगा, देखना BaSO4, ये रहा BaSO4, और इस तीर का निशान का मतलब श्वेत अवक्षेप आएगा, इसका अवक्षेप आएगा, ये तीर का निशान का मतलब अवक्षेप। और ये जो इसके आगे वाला इसके पीछे वाले से क्या करेगा, तो BaSO4 बन जाएगा, ये रहा। अब इसके पीछे वाला इसके आगे वाले से कर लेगा, NaCl बन जाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
ये क्वेश्चन आया था आपके सीईटी में, क्वेश्चन आया था 10+2 वाले एग्जाम में, 4 फरवरी 2023 को आया था ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, तो कैसा हो जाता है चूने का पानी? LDC में आया था 12 अगस्त 2019 को, जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में आई हुई लाइन है और जनरल साइंस में तो स्पेशली आती है। तो इसका रंग हो जाता है, देखो फिक्स आंसर इसका दूधिया कलर का हो जाता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जो चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस इस CO2 से क्रिया करा दो, अब CO2 जुड़ जाएगी इसमें, तो क्या बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 ये बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। तो ये दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें कौन सी गैस के कारण इसका चूने का पानी दूधिया कलर का हो जाता है, ये पूछ लिया था, गैस का नाम पूछ लिया जाता है यहाँ पे, है ना। और यूं भी पूछ लिया जाता है क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मैंने बताया था आपको, इसको कलर दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के साथ, देखो अंडे के खोल के साथ, यहाँ पे एक अंडे का खोल क्या होता है? अंडे का छिलका होता है। अंडे का जो छिलका होता है ना, वो है अंडे का खोल होता है। तो छिलका भी आ जाता है परीक्षा में। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? ये आपके आया हुआ है रेट मेंस में, जो मेंस का एग्जाम है 2023 को। ये 25 फरवरी को हुआ था, 25 फरवरी को साइंस मैथ्स वाला जो पेपर था उसमें आया था 2023 में, है ना। तो देखो आप, पहले कौन सी गैस उत्पन्न करता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, हम जानते हैं। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4 आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा? देखो आप, क्योंकि देखो अंडा है ना, अंडा, अंडे का जो कवर है ना, जो छिलका है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब आप जब इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र ये होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये होता है H2SO4। तो आप इससे क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? इसके आगे वाला इसके पीछे वाले से क्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा CaSO4, सॉलिड ठोस। और जो बात बच गई आपकी, इसमें से CO2 निकल जाएगी, और भाई CO3 है ना, CO3, तो एक तो CO2 निकल जाएगी। अब एक ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगी, तो H2 से क्रिया कर लेगी, तो H2O बन जाएगा, है ना। तो CO2 गैस निकलती है, ध्यान रखना। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हमने अम्ल क्षार लवण वाले टॉपिक में पढ़ा था, अम्ल क्षार और लवण, इस उस टॉपिक में पढ़ा था अपन ने। अम्ल क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अम्ल है, कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक धातु कार्बोनेट ये है, CaCO3 कार्बोनेट ही तो है, धातु ये Na भी हो सकती है, Na2CO3 भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। सोडियम भी धातु हो सकती है, यहाँ कैल्शियम धातु है, या मैग्नीशियम भी धातु हो सकती है। तो अलग अलग क्रिया कराते हैं तो वही उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन और जल, ये तो उत्पन्न होता ही है। बाकी यहाँ लवण कोई भी बन जाएगा जो यहाँ पे आगे होगा, सोडियम से होगा तो सोडियम से, है ना, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम, जो भी है। जिंक होगा तो Zn आगे आ जाएगा Ca की जगह, मतलब Na आगे आ जाएगा Ca की जगह, मतलब ऐसे बनता है। मतलब आप तो ये ध्यान रख लें कि ये सूत्र है और ऐसे बनता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, है ना। ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, निकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसका एक उदाहरण है? देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, निकोल उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक होते हैं ना, तो इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, मतलब ये H2, जो H2 है ना, इसकी उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है ना। ये निकल, यहाँ पे निकल उत्प्रेरक, ये निकल उत्प्रेरक Ni को निकल उत्प्रेरक बोलते हैं, है ना। तो इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? अपचयन कराया जाता है ना, किसी भी चीज का। कार्बन, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। और इसमें आप दो कार्बन और लगा दो, कोई भी दो कार्बन, दो हाइड्रोजन लगा दो, चार होती है ना संयोजकता इसकी, तो चार वैलेंसी होती है, चार संयोजकता होती है, तो चार हो गए ना, है ना। एक, दो, तीन और ये चार, ऐसे। इसी प्रकार इस कार्बन के पास भी दो ही है, तो तीन और ये चार, चार हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो इसमें ये दो H लग जाएंगे और भी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं CH3CH3 बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा C,
अब तीन हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 और ये 3। भाई ये ऊपर नीचे तो थे से पहले से, है ना। अब इसमें सामने भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा, जो ये H2 है ना, वो एक तो ये यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो ये होगा। तो ये अपचयन भी बोल सकते हैं इसको, या इसको योगात्मक अभिक्रिया, है ना, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, एक ही बात है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा संकलन अभिक्रिया। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आता है, जो जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें, है ना, 2022 में। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो उससे कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये आया हुआ है आपके जो आरआरबी का रेलवे का एग्जाम है, एलपी वाले एग्जाम में आया हुआ है, एलपी वाले में टेक में, और 2018 में आया, सन 2018 में आया था क्वेश्चन, है ना। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करोगे आप, फेरस सल्फेट मतलब ये रिट में भी आया हुआ है आपके, रिट 2016 में आया। तो देखो क्या क्या बनता है। ये फेरस सल्फेट का सूत्र ही होता है, देखना 7H2। अब इसमें उष्मा दे दी, मतलब या तो ऐसे ऐसे तीर का चिन्ह ऐसे त्रिभुज का चिन्ह दे देगा, या उष्मा दे देगा। तो क्या क्या बनेगा, तीन चीजें बनेगी, फेरिक ऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई। यहाँ पे तीन है ना, तो ट्राई, ट्राई। और यहाँ पे दो है ना, तो डाई। ये रहा डाई, ये डाई, SO2। ऑक्सीजन दो है तो तीन ऑक्सीजन, तो तीन सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो ये है इसमें। तो ये उत्पाद बनेंगे आपको, तो डायरेक्ट नाम आना चाहिए भाई। इसको गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेंगे, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, रिट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में। तो पढ़ते हैं इसको। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, ये रिट का, ये रिट लेवल 2 का 6 फरवरी 2016 को आया था क्वेश्चन। निम्न रासायनिक अभिक्रिया की उत्पाद लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया, अब इसने 4 ऑप्शन दे दिया इसे, तो आप कैसे पहचानोगे। जैसे इसको उष्मा दी, इसको गर्म किया तो क्या बना, M बना। फिर उसको उष्मा दी तो XYZ तीनों उत्पाद बने। अब इन तीनों उत्पादों के नाम लिखने हैं, वही आएगा, पीछे वाला क्वेश्चन आ जाएगा, XYZ तीनों के नाम आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये M बनेगा, मतलब M का नाम ध्यान रखना है। तो M का नाम क्या आएगा और XYZ के नाम क्या आएंगे, तो ध्यान रखना है। XY, ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, है ना। और Fe2O3 YSO2, ये जेड इसमें ये गलत आ गया, है ना। और ये भी नहीं बना, मतलब दो भी कैंसिल है। तीन में देखो आप, X ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई, है ना। ये बन रहा है इसमें, ये भी नहीं निकल रहा है। ये बन जाएगा तीसरा। अब देखें चौथा, देखें चौथा में ये तो बनता ही नहीं, इसको ये बनता ही नहीं, ये बनता ही नहीं। और ये बन रहा है लेकिन ये नहीं बनता, तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना। तो ये वाला राइट हो गया आपके, तीस नंबर थर्ड वाला राइट हो गया आपके। ये बनेंगे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बनते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो देखो क्या होता है उत्प्रेरक, क्या होता है, मतलब मैं आपको सीधा बता दूं कि ये इनको थोड़ा सा डाल दोगे आप तो अभिक्रिया तेजी से बढ़ जाएगी, अभिकारक उत्पाद में तेजी से बढ़ जाएगा, अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन खुद चेंज नहीं होता, अभिकारक को परिवर्तित कर देता है ये। देखो उत्प्रेरक, सर्वप्रथम उत्प्रेरक शब्द किसने दिया, बर्जीलियस ने दिया। बर्जीलियस के अनुसार वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देंगे, देखो वेग बढ़ा देंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं ये, किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, खुद नहीं बदलते। कि अभिकारक को तो उत्पाद में बदल देते हैं, लेकिन ये खुद नहीं बदलते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे पहले देख लो, उत्प्रेरक को क्रियाविधि उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण क्या होती है, इनकी क्रियाविधि को कहते हैं। उत्प्रेरक अभिकारकों को क्रिया करने के लिए सक्रिय सतह उपलब्ध कराते हैं, एक्टिव साइट उपलब्ध कराते हैं, सक्रिय सतह, एक्टिव साइट इनकी फिक्स जगह होती है जिसमें फिट हो जाते हैं अभिकारक। उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। देखो सक्रियण ऊर्जा को मान, मतलब इस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, सीधी सी बात है, ध्यान रखना इसका। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र व पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, ये उत्पाद से अभिकारक, इधर अभिकारक आ जाता है ना, इधर उत्पाद आ जाता है, तो इनको दोनों को क्या है, समान रूप से प्रभावित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा, देखो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा अणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह सक्रियण ऊर्जा, मतलब ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा होती है कि अब जो अभिकारक होते हैं ना, जो उत्पाद में बदल जाए, वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक उत्पाद में बदल जाए। तो न्यूनतम ऊर्जा नाम सुनते हैं आप, ध्यान रखना, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक के गुणधर्म या विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं, उत्प्रेरक की गुण, जो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ते हैं इसमें। पहला है उत्प्रेरक रासायनिक
वीडियो धीरे चला, इसको बर्तन की आवाज को धीरे चलो। तो बच्चों पढ़ते हैं अब हमारा नया टॉपिक, उत्प्रेरक के गुणधर्म या उत्प्रेरकों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं इनके, क्या क्वालिटीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके। पहला है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं। देखो ओनली ओनली वेग परिवर्तित करेंगे, है ना, उसको स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते ये, उसका केवल वेग मतलब स्पीड बढ़ाते हैं ओनली। अभिकारक से जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको जल्दी जल्दी बनाते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनता है उसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्रारंभ नहीं करेंगे, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, वेग परिवर्तित करेंगे या घटाएंगे। अभिक्रिया का वेग बढ़ाएंगे या घटाएंगे। एक निश्चित ताप होता है, देखो ताप पर काम करते हैं। एक निश्चित ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या होती है, अधिकतम होती है। इस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं, है ना। तो ताप के प्रति कैसी होती है, विशिष्ट होती है इनकी प्रकृति। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है। बहुत सारा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, बल्कि थोड़ी सी। उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील होता है। ये ध्यान रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ेंगे आगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की दोनों दिशाओं में उत्प्रेरक एक समान व्यवहार करता है। देखो ये पूछा गया है कि आपके कि उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक का व्यवहार होता है वो कैसा होता है, तो दोनों दिशाओं में एक समान व्यवहार होता है। दो दिशाएं होती है ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, एक तो अग्र दिशा ये, एक पश्चिम दिशा ये, है ना। अभिकारक से उत्पाद भी बन जाते हैं, उत्पाद से अभिकारक भी बन जाते हैं। एक दिशा तो अभिकारक से उत्पाद की ओर जाती है ना, और एक दिशा वापस अब उत्पाद से अभिकारक की ओर आती है, तो वो दोनों के लिए समान व्यवहार करता है ये उत्प्रेरक। अगला पॉइंट है आपका, देखो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व सर्वोत्तम प्रकृति के उत्प्रेरक है। जो डी ब्लॉक तत्व है ना, होता है ना, मतलब 21 से परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, जो परमाणु संख्या 21 से 30 तक जितने भी है वो सब क्या होते हैं, सर्वोत्तम प्रकृति के उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अब देखो उत्प्रेरण की प्रकृति विशिष्ट होती है, एक और बच गया, उत्प्रेरक की प्रकृति होती है ये ताप के प्रति विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरण की प्रकार देखो, उत्प्रेरक की क्रियाविधि कहलाती है उत्प्रेरण, तो उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरक भी आ जाता है यहाँ परीक्षा में, उत्प्रेरक का भी आ जाता है सीधा, या ये अणा भी आ जाता है, एक ही बात है। उत्प्रेरण भी आ जाता है, उत्प्रेरक भी आ जाता है परीक्षा में, एक ही बात है। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है आपका विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये दो प्रकार का होता है, ध्यान रखें इसका, है ना। अब समांगी क्या होता है, ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो। भौतिक अवस्था एक समान होनी चाहिए, भौतिक अवस्था एक समान होना चाहिए, अभिकारक की भी, उत्पाद की भी और उत्प्रेरक की भी। जैसे आप यहाँ पे देख लो, मतलब एक समान होगी ना तो वो कहलाएगा समांगी उत्प्रेरण, और अगर भिन्न भिन्न होगी, ये अवस्था भिन्न भिन्न होगी, तो वो कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरण, ये वाला, है ना। तो देखो समझते हैं इसको, समीकरण से, यहाँ से समीकरण नहीं आएगी आपको परीक्षा में, बस आपको ये डायरेक्ट ये दे देगा, आपको ये समीकरण दे देगा और ये पूछेगा ये कौन सा उत्प्रेरण है, समांगी है या विषमांगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ओनली यहाँ पे जी दे रखा है कोष्टक में, इसमें भी जी दे रखा है, इसमें भी जी दे रखा है, और इसमें भी जी दे रखा है। उत्प्रेरक है ये एनो यहाँ पे, तो सब में जी दे रखा है, मतलब ये गैसीय अवस्था में सारे, ये अभिकारक भी गैसीय अवस्था में, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में, और ये जो उत्प्रेरक है ये भी गैसीय अवस्था में। तो इसका ध्यान रखें कि यहाँ ये उत्प्रेरक उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड एनो, तो ये क्या है, उत्प्रेरक है, ये भी गैसीय अवस्था है, सबकी अवस्थाएं समान है, तो ये क्या है, समांगी उत्प्रेरण है। बस ऐसे ध्यान रखना है। अम्ल की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन, तो ये एस्टर है ना। अब इसका अम्ल, अम्ल ये रहा अम्ल, HCl अम्ल है, तो यहाँ पे ये अम्ल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी एल आ रहा है, 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 और यहाँ भी एल आ रहा है। तो यहाँ भी मतलब यहाँ पे देखना है आपको, ये एल आ रहा है सब में, तो सबकी समान अवस्था है, सब लिक्विड है, सबकी द्रव अवस्था में है सारे ये। तो क्या है, समान उत्प्रेरक समांगी कहलाएगा, क्योंकि सब में समान है ना, ये चीज देखनी है अपन को इसमें। बस समीकरण याद नहीं करनी, समीकरण तो वही याद करनी जो करनी है, ये नहीं करनी। अगला है, दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण।
ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक अथवा उत्पाद में से किसी एक की भौतिक अवस्था भिन्न हो, किसी एक की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो इसे ऊष्मांग उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे देखो, आप तो यहाँ देख लो, ये यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है। तो ये एस का मतलब है, ये पूछा जा चुका है देखो, कि विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ये गैसीय अवस्था में, ये दोनों गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में। लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक है ना, ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है ना। तो यहाँ पे अगर जी होता तो समांगी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस है, इसका मतलब ठोस अवस्था में। कोई भी इनमें ऐसा लिखा आ जाए, या ऐसे यहाँ लिखा आ जाए, या ऐसी किसी भी जगह एस लिखा आ जाए, या उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो किसी में भी, तो वो विषमांगी उत्प्रेरण होगा, है ना। तो विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है ये। इसके अलावा यहाँ भी देख लो आप, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ पे एस आ गया वापिस, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे भी एस आ गया ना। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण है, क्योंकि भौतिक अवस्था अलग अलग होगी। ये समीकरण याद नहीं करनी है आपको, बस विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है सक्रियता। कोई भी उत्प्रेरक होगा उसकी सक्रियता किस पर निर्भर करती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, जो उसकी सतह का क्षेत्रफल है। और सक्रिय केंद्रों की संख्या, उसमें कितने एक्टिव साइट्स है, एक्टिव सेंटर है उसमें उत्प्रेरक में। इसके अलावा उनकी बनाने की विधि, उस उत्प्रेरक को किस प्रकार बनाया गया है ना, इस पर निर्भर करती है उत्प्रेरक। तो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं एलडीसी में आया हुआ है, क्योंकि मैंने पेन चेंज कर रखा है ना, तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी में, सीटी में, पता नहीं किस में आया, लेकिन आया है, जहाँ पे विषमांगी उत्प्रेरण को। एक और क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा आपको। एक और क्वेश्चन है विषमांगी उत्प्रेरण का, जो यहाँ पे मैंने बताया दिया आपको कि ये वाला पूछा गया था, विषमांगी उत्प्रेरण निम्न में से विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो ये वाली समीकरण आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, लेकिन यहाँ पे एस है, तो अवस्था चेंज है। तो ये पूछा गई थी, ये समीकरण आई थी वहां पे। उत्प्रेरकों के प्रकार, तो पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, चार होते हैं, है ना। तो ये स्वतः भी हो गया, और चौथा है आपका ये जैव उत्प्रेरक। तो चार जैव उत्प्रेरक या जैव एंजाइम भी कहते हैं इसको। तो ये चार प्रकार का होता है। तो धनात्मक क्या होता है, मतलब हर चीज में पॉजिटिव, जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देंगे, जो वेग को बढ़ा देंगे वो धनात्मक, जो वेग को कम कर देंगे वो ऋणात्मक। जैसे ये जो ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ये इसकी स्पीड को कम कर रहा है, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका विघटन हो रहा है H2O और O2 में, जल और ऑक्सीजन, तो इसके अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है यहाँ पे। स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही, देखो उत्पाद ही, इसका ध्यान रखना, जब अगर उत्पाद ही ऐसा करने लग जाए जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे, तो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार दर्शाता है, तो वो स्वतः उत्प्रेरण है, स्वतः उत्प्रेरण, है ना। तो जब उत्पाद ही ऐसा करने लग जाए, उत्प्रेरक बन जाए, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन रहा है, तो क्या होगा, ये स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है इसमें, इस अभिक्रिया में उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रारंभ में यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है, किंतु जैसे थोड़ी सी मात्रा में एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, तो यह अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और एसिटिक अम्ल एक स्वतः उत्प्रेरक है यहाँ पे। तो एसिटिक अम्ल, वहाँ पे ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक था, जो ग्लिसरॉल है यहाँ पे, ये ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक था, और जो एसिटिक अम्ल है वो स्वतः उत्प्रेरक है। इसके अलावा जैव उत्प्रेरक, देखो यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली समीकरण याद करनी है और ये वाली लाइन याद करनी है। सजीवों के शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं का संपादन एंजाइमों द्वारा ही किया जाता है, जो ग्लूकोज का किण्वन इसका उदाहरण है ना। जैसे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो जाइमेज एंजाइम होता है, ये जैव उत्प्रेरक है, जैव एंजाइम है। एंजाइम या उत्प्रेरक एक ही बात है भाई, ये मान सकते हो आप। ग्लूकोज का किण्वन, है ना, तो ये क्या है, किण्वन हो जाता है, किण्वन प्रक्रिया हो जाता है। किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, और CO2 ये अलग है। तो CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और एथिल अल्कोहल बनता है, तो ये एल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमेज एंजाइम। या इस प्रकार भी जाता है, ग्लूकोज एंजाइम किसको किस में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। तो ये लाइन ध्यान रखें। एंजाइम है, देखो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, एक अम्ल होता है, जो उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रोटीन होता है, एक पाचन घोल होते हैं। तो इसका आंसर मैंने जैसे ही बता दिया आपको, ये होता है, जो उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम।
उत्प्रेरकों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दो कारक होते हैं, एक तो उत्प्रेरक वर्धक, एक तो वर्धक होता है जो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे वो वर्धक, बढ़ाने वाला, वर्धक का मतलब बढ़ाने वाला। और एक होता है दूसरा जो क्रियाशीलता को घटाते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं, उसको कहते हैं उत्प्रेरक विष। है ना, तो दो प्रकार के होते हैं प्रभावित कारक, ये कारक दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको प्रभावित करते हैं, वर्धक का मतलब बढ़ाने वाला, ऐसे बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो ये है ना, ये मोलिब्डेनम, ये मोलिब्डेनम, ये उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। एफ आई तो आयरन है, लोहा है, और ये एमओ मोलिब्डेनम है। तो ये जो समीकरण है अमोनिया को बनाने वाली, इसमें उत्प्रेरक वर्धक ये एफ क्या है यहाँ पे, उत्प्रेरक है ना। और तो मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की तरह क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और ये तो बता दिया मैंने, क्रियाशीलता को घटाते हैं। तो ये चैप्टर आपका खत्म। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और कुछ कमी हो तो कमेंट भी बता दो, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समीकरण सोल्व करनी है, संतुलित करनी है, मतलब बैलेंस करनी है। बैलेंस करना का मतलब है इधर परमाणु, लेफ्ट साइड पे परमाणु की संख्या और राइट साइड पे जो परमाणु की संख्या है ना, उस बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो तीर होता है ना, इस तीर के एरो के लेफ्ट साइड पे जो क्रिया, इसको बोलते हैं अभिकारक और ये बोलते हैं उत्पाद। तो इनको परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखो बाप, इसमें पहली पहली क्वेश्चन उठाते, इक्वेशन उठाते हैं, पहली इक्वेशन उठाते हैं, फिर दूसरी भी उठाएंगे, फिर तीसरी भी उठाएंगे, सारी सॉल्व करेंगे। देखो पहली इक्वेशन है आपके ये, तो आप क्या करोगे, ये प्लस है ना, तो इस प्लस एक, ये एक NaCl का तो ये बना लिया आपने, एक एक ग्रुप ये बना लिया, और प्लस प्लस आ गया ना, प्लस आते ही दूसरा ग्रुप ये बना लेना आपको, दूसरा ग्रुप ऐसे नीचे बन जाएगा। फिर इधर वाला पहला ग्रुप आ गया, तो ये बोला पहला ग्रुप, फिर ये प्लस आते ही दूसरा ग्रुप ये इसका बनेगा, तो इसका ये बना लेंगे दूसरा ग्रुप, है ना। ये ऐसे कर सकते हो आप, करो तो ठीक है, नहीं करो ठीक है। ग्रुप बन गए, प्लस आते हैं ग्रुप चेंज हो जाता है। अब आप देखो इसमें कितने Na कितने, एक है ना, तो इसमें एक लिख दिया। यहाँ Cl कितने, एक, तो ये Cl एक लिख दिया, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे Ag कितने, एक, तो ये Ag एक लिख दिया, एक है ना वहाँ पे Ag। इसके नीचे यहाँ कुछ ऐसे थोड़ी है भाई, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होता, ये एक, जब तो मानते भी सही। अब जैसे यहाँ पे, यहाँ एक, यहाँ पे दो लिखा होता जब तो मानते। Ag कितने होते, दो थे ऐसे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, एक, तो ये नाइट्रोजन एक। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, तीन, तो ये ऑक्सीजन तीन, ऐसे ऐसे लिख दिया। अब इस साइड पे आओ, Ag पहले सबको लिख लो। Ag कितने हैं यहाँ पे, एक, तो एक। Cl कितने, क्लोरीन, तो एक, एक है तो एक ही लिख दिया। अब ये प्लस चेंज होता है तो ग्रुप चेंज कर दिया अपन ने नीचे। Na कितने हैं यहाँ पे, एक, एक लिख दिया। नाइट्रोजन कितने, एक, तो एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने, तीन, तो ये तीन लिख दिया, ऑक्सीजन तीन है। अब देखो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर करनी है। इधर जो परमाणु है ना, टोटल मिला के इधर जो परमाणु है उनके बराबर होनी चाहिए। टोटल नंबर जो क्वांटिटी क्वांटिटी मात्रा है, संख्या है, जो वो बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। मतलब इधर जो जितने Na है ना, सोडियम परमाणु है ना, उतने ही इधर होना चाहिए सोडियम परमाणु, इन दोनों को मिला के। इन दोनों में जितने सोडियम परमाणु है ना, इधर दोनों पे सोडियम परमाणु उतने होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट में बराबर होना चाहिए। Na में कितना है, सोडियम कितना है, इधर एक। अब इधर सोडियम देख लो कितना है, इसमें तो है नहीं सोडियम, इसमें तो है नहीं सोडियम। इस तरह देखो सोडियम एक है यहाँ पे, तो ये बराबर है, सोडियम की संख्या बराबर है ना। अब धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं अपन समीकरण। इसमें देखो आप क्लोरीन कितने, भाई Na के बाद क्या आता है, क्लोरीन। सभी इन पांचों को बराबर करेंगे, पांचों तत्वों को, पांच ही है ना इसमें परमाणु, पांचों। क्लोरीन की संख्या इधर एक है, इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं कहीं। अब इधर देखो, इधर भी क्लोरीन एक है, राइट साइड भी, और इसमें क्लोरीन है ही नहीं, तो एक एक बराबर हो गई, क्लोरीन भी बराबर। अब आप इस पे आओ नीचे, अब आप इस पे आओ Ag पे, है ना। Ag की संख्या यहाँ एक है, इसमें तो Ag है ही नहीं। इसमें देखो Ag एक है, राइट साइड पे Ag एक है, और इधर भी एक ही है, और इसमें है ही नहीं, तो Ag एक होगी, तो संख्या बराबर हो गई Ag की भी। अब अगला है आपको ये, तो ना पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, ऐसे सारे बराबर होना चाहिए, परमाणु सारे आ गए ना। अब इसमें है आपके N का N कितने, एक, और इसमें तो N है ही नहीं, और इन दोनों में कहीं है ही नहीं N क्यों, नाइट्रोजन एक है। अब इधर देखो नाइट्रोजन कितने, इनमें नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, नाइन की नहीं, N दिख रहा है, एक दिख रहा है, तो एक एक बराबर हो गई दोनों तरफ, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब एक लास्ट बचा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितने, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन है तीन,
इनमें ऑक्सीजन है ही नहीं। और राइट साइड पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 ही दिख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन है नहीं कहीं। तो ये भी 3 और ये भी 3 बराबर हो गए। ये समीकरण संतुलित, पहले से ही बैलेंस्ड है समीकरण। दूसरी देखो बाप, दूसरी देखो, ये सबसे टफ समीकरण है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। भाई समीकरण को संतुलित करो। देखो HNO3, ये HNO3 का ग्रुप बना लिया लेफ्ट साइड पे, COH प्लस प्लस आ गया ना, तो COH का बना लिया अपन ने। ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाए, ग्रुप कैसे बनाते हैं, H हाइड्रोजन कितने, एक है, तो ये हाइड्रोजन एक बना लिया। नाइट्रोजन कितने, एक है, तो ये नाइट्रोजन एक ऐसे बना लिया। ऑक्सीजन कितने हैं, अभी 3 है, तो ऑक्सीजन ये 3 ऐसे लिख दिए पहले, ताकि आपको करने में आसानी रहे क्वेश्चन। और इस कैल्शियम एक, तो कैल्शियम यहाँ पे एक लिख दिया ऐसे। ऑक्सीजन कितने हैं, अब एक है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 लिख दिए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2, तो हाइड्रोजन को 2 लिख दिए ऐसे। पहले तो ऐसे लिख देंगे सबको, तब सारे परमाणुओं को लिख देंगे। इधर के CA कितने, CA एक है, कैल्शियम एक है। इधर नाइट्रोजन कितने, एक है, तो इधर नाइट्रोजन कितने, 2 हैं, है ना। कोष्ट ब्रैकेट है ना, जब भी ब्रैकेट हो चाहे ऐसे लिखा हो आगे, है ना, तो वो मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट आ जाए या आगे लिखा हो जाए कोई भी संख्या, तो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाहर वाले से, है ना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई है, और 3 भी 2, ये ऑक्सीजन O3 जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, ये भी मल्टीप्लाई है 2 से, ऑक्सीजन भी। तो नाइट्रोजन की कितने परमाणु होगी, 2, है ना, तो ये 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, देखो ऑक्सीजन के यहाँ 6 परमाणु हैं, क्योंकि O तो 3 है ही सही पहले से, 3, ये जो कोष्टक के बाहर होता है मल्टीप्लाई होता है, या फिर ऐसे आगे लिखते हो आप तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। कोष्टक के जो बाहर होता है, ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, जो आगे लिखते हैं वो भी मल्टीप्लाई होता है। अपन आगे ही लिखेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए, ऐसे नहीं अपन कोष्टक लगा के पीछे 2 लिख दे, ऐसे नहीं। अपन केवल आगे लिखेंगे, चाहे यहाँ लिखे, चाहे यहाँ लिखे, चाहे यहाँ लिखे, है ना, आगे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो जो आगे लिखते हैं ना, वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, वो H से भी होता है, N से भी होता है, O से भी होता है। यहाँ पे लिखेंगे तो C से भी होता है, O से भी होता है, H से भी होता है, सबसे मल्टीप्लाई होता है वो, है ना। उनकी संख्या उतनी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे CA 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, इससे हो गए नाइट्रोजन 2, है ना, क्योंकि 2 से नाइट्रोजन ज़्यादा हो गए। नाइट्रोजन 2 तो यहाँ इससे हो ही रहे थे, अब यहाँ पे मान ले 2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 तो पहले से ही थे, है ना। लेकिन मैंने जैसे ये 2 लिख दिया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई और कर लो इसको, है ना। भाई नाइट्रोजन पहले तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 हो गई, फिर उसके बाद ये सही है, यहाँ पे कुछ संख्या आ जाती है मान लो, तो नाइट्रोजन कितनी होती, 4 हो गए, फिर नाइट्रोजन, ऐसे आपको आना चाहिए कितनी किसकी संख्या है ना। अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? सबसे पहली बात, इस समय ऑक्सीजन यहाँ में 3, तो ये और 2 मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है। प्लस आते हैं, अपने ग्रुप चेंज कर दिया, नीचे आ गया H2O, तो H2O में H तो ये आ गए और O ये आ गए, और H कितने, 2, H2 है यहाँ पे। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2, ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 1। अब सबसे पहले आपने ये सब लिख लिया आपने। अब आप क्या करोगे, बैलेंस करना है आपको। इधर के जो परमाणु है ना, वो इधर के परमाणुओं से बराबर होना चाहिए। देखो पांचों बराबर करेंगे, पहले H को, फिर N को, फिर O को, फिर CA को, फिर O को, फिर H को। इधर भी देख लेंगे सब बराबर है नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेंगे इनको। तो देखो हाइड्रोजन इधर कितना है, 1, और इसमें इसमें भी हाइड्रोजन है, देखो इसमें है ना, 2, एक तो एक तो इसमें और 2 इसमें, तो 3 हाइड्रोजन परमाणु है। H कितने हो गए, इधर 3 हो गए, समझ गए, मतलब जो H है हाइड्रोजन है, वो इधर कितने हो गए, 3 हो गए। अब इस इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन भाई, 2 ही हाइड्रोजन है ना। तो ऐसी चीज बताओ ना जिससे दोनों बैलेंस हो जाए, है ना, दोनों तरफ काम बराबर हो जाए, ऐसी चीज बताओ। तो ऐसी चीज है आपके कि मतलब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, है ना, 2 हाइड्रोजन है, और इधर हाइड्रोजन बताए थे मैंने 3, टोटल 3 है ना, एक एक तो ये और 2 ही 3। अब आपको कैसे बैलेंस करोगे इनको। अब आज सबसे मिनिमम संख्या 2 से गुणा करते हैं, कोई भी संख्या हो मिनिमम 2 से ही गुणा करोगे आप, है ना। तो देखो आप, 2 से नहीं हो पाए तो 3 से करोगे, लेकिन 2 से हो जाता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो
ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। ऐसे जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना ब्रैकेट लगा दोगे आप। जब भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे भी ये ब्रैकेट लगा दिया ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये सबसे गुणा हो रहा है, ये 2 से सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2, और यहाँ पे कितने हो गए हाइड्रोजन 4। अब इधर भी 4 लाना है आपको, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें आपने, तभी तो 4 आएंगे। ऐसे क्या करें कि 4 आ जाए, ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएंगे इसकी संख्या। तो इधर भी 4 हो गई, और इधर भी 2, और 2 4 हो गई। ये लो, ऐसे करना है, मतलब अपन को इक्वल लानी है। चाहे किधर भी गुणा करो आप, किधर भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन मिनिमम संख्या 2 से करोगे या फिर 3 से करोगे, है ना। तो ऐसे करोगे, सबसे कम 2 से करोगे। 1 से तो गुणा का मतलब ही नहीं निकलेगा ना, वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो आप देखो ये बराबर, अब देखो यहाँ पे 2 है ना, ये सबसे वो ब्रैकेट लग गया ना, यहाँ भी ये ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट लगने का मतलब है सबसे मल्टीप्लाई है, 2 आगे आ जाता है ना, सबसे मल्टीप्लाई होता है। हम्म। अपन ने 2 किस ग्रुप के, 2 ये जो मल्टीप्लाई किया किस ग्रुप के आगे लगाया, ये इस ग्रुप के आगे लगाया, ये पहले वाले के आगे लगाया 2। तो यहाँ पे अपन जब समीकरण लिखेंगे ना हल करते समय, तो ये आएगा यहाँ पे 2। तो देखो 2 हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए अपने। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से नाइट्रोजन की संख्या भी चेंज हो गई, है ना। नाइट्रोजन की कितने हो गए, अब नाइट्रोजन को देखेंगे, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, अब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर इधर कितने हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, एक नहीं है अब, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना। तो नाइट्रोजन ऊपर वाले में तो है 2, और नीचे नाइट्रोजन है ही नहीं इसमें। अब इधर देखो राइट साइड पे देखो, अब नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 है ही सही, 2 और 2, और ये इधर नाइट्रोजन है ही नहीं इसमें, है ना। तो नाइट्रोजन हो गया इधर, इधर नाइट्रोजन हो गया आपके 2, और इधर भी नाइट्रोजन हो गया आपके 2। तो ये बराबर हो गई, नाइट्रोजन बराबर। समीकरण देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप बिना देखे भी इसको हल करना सर होगा, पांचों समीकरण। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, अब तीसरा परमाणु है आपको ऑक्सीजन, फिर जो बाद में इसको भी करेंगे, फिर इसको भी करेंगे, फिर इसको भी करेंगे, एक बार फिर से फिर चेक करेंगे सबको, सबको चेक करना जरूरी है बाद में। ऑक्सीजन कितने, 3। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई सबसे होता है, मैंने पहले कहा जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना आप मल्टीप्लाई करते ही कोष्टक लगा दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे ऐसे, जैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी ब्रैकेट लगा दोगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है चाहे छोटा ब्रैकेट हो चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, वो मल्टीप्लाई होता है अंदर वाली सारी संख्याओं से। यहाँ एन से भी और मल्टीप्लाई, और 3 से भी ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई। ये आप आगे लिख दोगे, आगे लिखने का मतलब यही तो है, ये आगे है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये सबसे। तो देखो कैल्शियम ऑक्सीजन देखो पहले, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं आपके, 3। 3 तो इसमें थे ही, 2 से मल्टीप्लाई हुए तो 6 हो गए, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, है ना। और इसमें इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके हो गए 8। अब इधर देखो ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन 6, 6, और ये देखो मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई था ही सही, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया, तो 6 इधर और 2 इधर, कितने 8 हो गए हैं। तो ऑक्सीजन बराबर है भाई। अब आप इस पे आओगे कैल्शियम पे, कैल्शियम को करो। कैल्शियम कितने, 1। इसमें है ही नहीं कैल्शियम, कैल्शियम एक ही है इधर, है ना। कैल्शियम 1। अब इधर कैल्शियम कितने, 1। इसमें है ही नहीं कैल्शियम, तो कैल्शियम भी कितना है, 1। तो ये कैल्शियम भी बराबर। अब आपका आएगा मतलब सी ए भी बराबर। अब आपका ऑक्सीजन वापस आ गया, तो ऑक्सीजन 2, 6, 8, 2 6 8, 6 और 2 8, ये बराबर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे ऊपर, 2, और 2 ये 4, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 है इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर 4 है, ये 4 तो बराबर होगी भैया ये समीकरण। इस समीकरण में कुछ नहीं आएगा, ये आएगा 2, और यहाँ पे जो ये है ना इधर 2। जिनके आगे अपन ने कोष्टक में लिखा है, ये लिखा है ना HNO वाला ग्रुप, कौन सा, पहला वाला ग्रुप ही तो था। ये दूसरा वाला ग्रुप ये है, तीसरा वाला ये वाला, और इधर वाला ये, इनके आगे लगाओगे आप ये ध्यान रखना आप। इधर किधर है, इधर इस 2 को आप तो यहाँ पे लगा दो एक, तो इधर इस वाले ग्रुप के आगे लगा दो, यहाँ पे लगा दो एक, तो ऐसा नहीं। ये जो दो दो किधर लगाओगे, इस वाले ग्रुप के आगे लगाओगे, H2O के आगे लगाओगे, क्योंकि H और O ये बैलेंस की थी आपने, है ना। तो ये है, तो 2 कहाँ लगाओगे, इधर। और ये 2, इसमें 2 कहाँ लगाओगे, इधर। और तो यहाँ कोष्टक के बाहर कोष्टक है ही नहीं कुछ, है ना, तो जहाँ कोष्टक होता है ना उसके बाद लगाया जाता है, ठीक है। ये समीकरण बैलेंस है। तीसरी देखो आप, NaOH,
इधर लिख दो, ये NaOH का हो गया। H2SO4 ये प्लस आ गया ना बीच में, तो ये ग्रुप चेंज हो गया, तो H2SO4 का ही आ गया। ऐसे Na2SO4 का ही हो गया, प्लस आ गया, तो ये ऐसे बना देंगे। पहले कैसे बनाएंगे, जैसे Na की संख्या लिख देंगे, ये तत्व यहाँ तत्व लिखे, तत्व और यहाँ लिख देंगे संख्या। तो तत्व ये रहे सारे, सबको बैलेंस करना है अपन को। तो देखो पहले Na कितने, एक, तो ये एक। O कितने हैं इसमें, एक, तो O एक लिख दिया। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन परमाणु एक है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, एक है, ये एक लिख दिया। एक ही तो है यहाँ पे इस ग्रुप में, पहले वाले यौगिक में। दूसरा वाला यौगिक देखो प्लस करते हैं, क्या है, ग्रुप चेंज हो जाता है इसलिए अलग है। देखो दूसरा वाले में कितने हैं, हाइड्रोजन दो, तो ये हाइड्रोजन दो। एस कितने हैं, सल्फर कितने हैं, एक, तो ये सल्फर एक। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, तो ये चार। आपको काउंटिंग आना चाहिए पहली बात तो, है ना। इसके बाद आप इधर वालों को आओगे, इसमें Na कितने हैं, दो, तो दो, दो मतलब सोडियम। सल्फर परमाणु कितने हैं, सल्फर परमाणु एक, तो इधर भी एक लिख, उसके नीचे एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, उसके नीचे चार लिख दिया, है ना। इसमें देखो अब आप हाइड्रोजन, जल, जो जल का सूत्र H2 होता है, तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने, दो है ना, तो यहाँ पे दो। ऑक्सीजन कितना, एक, तो एक। भाई किसी के आगे नीचे कोई संख्या नहीं लिखी होती है ऐसे, तो ये इसका मतलब एक ही होता है, एक को अपन लिखते नहीं, ठीक है ना, एक को लिखते नहीं। जैसे यहाँ पे Na है, पहले में Na एक है, यहाँ पे OH भी एक, O भी एक है, H भी एक है, तो ये एक को थोड़ी लिखते हैं अपन ये। अब आप देखो ये चारों लिख दिया आपने, अब आपके बैलेंस करना है समीकरण, कैसे करोगे, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे सारे परमाणु को बैलेंस करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। छः इधर, इधर से भी देख लेंगे, कोई इधर अलग से परमाणु निकल जाए तो। Na कितने हैं यहाँ पे, एक, इसमें Na है ही नहीं, मतलब सोडियम परमाणु इसमें है ही नहीं नीचे। इधर देखो राइट साइड पे बराबर होना चाहिए, मतलब इधर Na कितने हो गए, एक हुआ, इधर कितने, दो हैं। तो अब ऐसा क्या करें जिससे इधर दो आ जाए, Na परमाणु दो आ जाए, तो कम से कम दो से गुणा कर दोगे ना आप, तो दो से गुणा कर दोगे। चार होते तो चार से करते थे इधर, क्योंकि Na तो दो ही चार हो जाते तो चार बराबर हो जाते, ठीक है ना। तो आप यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब ये देखो मल्टीप्लाई जब भी करोगे ना, तो कोष्टक में आ जाएगा ऐसे, कोष्टक, छोटा कोष्टक हो चाहे बड़ा कोष्टक हो, ऐसे कोष्टक भर दोगे आप मल्टीप्लाई करके, जहाँ भी मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये भी गुणा, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, कोष्टक का मतलब ये। तो इधर NaOH के आगे लगाया आपने दो, तो यहाँ पे दो लिख देंगे ऐसे, एक ही बात है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। Na कितने हैं, अब Na देखो, Na भी चेंज हो गए, O भी चेंज हो गए, हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। Na कितने हो गए, एक तो था इसी, एक को दो से गुणा किया तो दो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, एक तो पहले से ही था, दो से मल्टीप्लाई किया तो दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, एक पहले से ही था, दो से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी दो। तो इनकी संख्या ये गिनेंगे हम अब, है ना। अब देखो Na दो थे, इधर भी दो, और तक तो है नहीं, सोडियम बराबर हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, एक नहीं है यहाँ पे, दो है अब ऑक्सीजन, क्योंकि इधर वाली संख्या गिननी है अब आपको। ऑक्सीजन दो है यहाँ पे। अब इसमें देख लो ऑक्सीजन दिख रहा है कहीं, ये रहा। सभी लेफ्ट साइड पे आपको पूरी देखनी है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। इधर दो है, इधर कितने, चार है, तो दो प्लस चार, छः, छः ऑक्सीजन परमाणु है यहाँ पर। इधर देखो ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन बताओ आप, चार तो ये, चार, और यहाँ पे एक ही है, पांच है ना, पांच होंगे। तो अब आप ऐसे ही बताओ ना जिससे इधर छः हो जाए संख्या, इधर तो छः है ना, तो इधर भी छः करने हैं। ऐसे बताओ जो छः हो जाए, चार ही हो रहे हैं यहाँ तो यहाँ पे दो और होना चाहिए कम से कम। तो एक ही तो है ऑक्सीजन, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ये कर दिखा इसने कर रखा है ना, ये मल्टीप्लाई कर रखा है दो, तो छः हो जाएंगे ना। छः करना है आपको, तो बैलेंस समीकरण बराबर करनी है, परमाणु की संख्या बराबर करनी है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इधर छः है, तो आपको भी इधर छः करनी है, चार तो हो गई, चार। अब आप देखो ये एक है इसी, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन भी चेंज होंगे हालांकि, पर पहले ऑक्सीजन को बराबर कराए। ऑक्सीजन बराबर होते हैं क्या है, ये छः हो गए, दो तो ये हो गए, और चार ऑक्सीजन ये हो गए, तो छः हो गए बराबर, छः संख्या हो गई, ऑक्सीजन भी छः हो गए। अब आप देखो ऑक्सीजन भी छः हो गई, अब आप दोबारा से बैलेंस कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ रह गई। Na कितने हो गए, एक बार फिर से चेक कर लिया करो जब भी होता है ना, एक दो बार फिर चेक करा करो, ताकि आपको कंफर्म हो जाए भाई हाँ ये सही समीकरण है ना। वो तो प्रैक्टिस होगी ना, आप फटाफट कर दोगे।
डायरेक्ट ही कर दोगे प्रैक्टिस होने के बाद। तो देखो अब आप, एन कितने, 2, इधर एन कितने राइट साइड पे, 2, इसमें तो है नीचे नीचे का भी नहीं। ऑक्सीजन कितने, 2 और 4, 6 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन, 4 और ये 2, 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तो परमाणु बराबर हो गए। हाइड्रोजन बच गया आपका, हाइड्रोजन कितने इधर, 2, इधर कितने हाइड्रोजन, 2, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है भाई इधर, है ना। अब इधर कितने हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन है इधर है। अब इधर कितने हाइड्रोजन, इसमें तो है नहीं कहीं भी हाइड्रोजन, इसमें 4, ये 4 हो गए भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन बराबर, ये भी सही निकल गया। अब आपको क्या करना है इसके बाद, नीचे हाइड्रोजन बराबर हो गए, हाइड्रोजन इसमें देख ही लिया है, 4 है यहाँ पे। इस सल्फर पे आओ, सल्फर में एस कितने, एस यहाँ पे एक है, ऊपर तो एस है ही नहीं, एस एक ही है इधर की साइड लेफ्ट साइड पे। इधर देखो इसमें है ही नहीं, इधर एक साइड पे एक है, तो एक ही है और एक ही है इधर है, तो बराबर हो गए, एस भी बराबर है। अब आप देखो ओ, इसके बाद ओ पे आ जाओ वापिस, यहाँ पे ओ देख ही लिया था हालांकि, फिर भी से 4 और 2 6 है ना। और इधर देखो ओ कितने, 4 और 2 6, तो 6 हो गए, 6 6 इधर दोनों बराबर है, तो ये समीकरण इक्वेशन बराबर है भाई, बैलेंस है। तो ये अब देखो, यहाँ पे 2 किसके आगे लगाया था, इसके आगे लगाया था, इसके वाला आया था ये इसका ग्रुप है, तो इसके आगे 2 लगा दो। और इसके वाला था ये ग्रुप 2, इसके आगे लगाया था, किसके वाला, इसके ग्रुप के आगे, तो यहाँ भी 2 लगा दो। ये ठीक है, ये हो गई बैलेंस, है ना। ऐसे बैलेंस होती है समीकरण। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 ये सोल्व करनी है अपन को, संतुलित करनी है। तो इधर और इधर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। तो देखो आप लेफ्ट साइड पे परमाणु, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, तो 2 ऐसे बना ली। फिर इधर कितने हैं ऑक्सीजन, ये प्लस लग के नीचे चिन्ह आ गया, तो नीचे लिख दिया अपन ने अलग से ग्रुप में। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2, तो 2 बना दी। अब इधर आओ राइट साइड पे, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2, तो ये 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 लिख दिया ऑक्सीजन, है ना। अब आप देखो, अब ये बराबर करनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब बराबर करनी है, परमाणु सारे बराबर करने हैं। पहला परमाणु हाइड्रोजन, इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 2 हाइड्रोजन हो गए इसमें। अब मतलब इधर H बराबर 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 आना चाहिए ना, या ज़्यादा आना, कितने हैं देखें, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब आपके आगे आपके ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, पहले तो हाइड्रोजन बराबर करते हैं, अब ऑक्सीजन बराबर करेंगे, 2 इधर है, इधर भी कितने हैं, इधर 1 है ऑक्सीजन, तो इसको क्या करूं मैं कि 2 हो जाइए, इधर और इधर बराबर हो जाए, राइट साइड लेफ्ट साइड पे, इधर 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 हो गया ऑक्सीजन, इधर इधर भी 2। लेकिन देखो एक गड़बड़ हो गई अब, ये ये जो जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना आप, मैंने पहले कर रखा है, मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप ब्रैकेट का चिन्ह लगाओगे, चाहे छोटा ब्रैकेट लगाओ चाहे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, है ना। तो आपने ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिया इसे। अब ब्रैकेट का चिन्ह लगाने का मतलब है ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है और हाइड्रोजन से भी ये मल्टीप्लाई है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे पहले से, तो वो 2 से मल्टीप्लाई और हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को कितना आएगा, 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गए ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी 4 हो गए, ये संख्या गड़बड़ आ गई यहाँ पे। तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस करने हैं अब अपन को, इधर तो 4 हो गए, अब इधर भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना, 2 ही थे हाइड्रोजन। तो यहाँ तो 4 है, तो इसको बैलेंस करना है, तो क्या करें कि इधर 4, इधर भी 4 हो जाए और इधर भी 4 है तो इधर भी 4 हो जाए, या इक्वल हो जाए कैसे भी, है ना, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मिनिमम संख्या 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिया, तो मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 4 आ गया। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में भी 4, तो इक्वल हो गई समीकरण। अब ऑक्सीजन भी एक बार फिर से देख लो भैया, ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन तो देख ही लिया, ऑक्सीजन देख लो, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, तो एक दो बार पूरा देख लिया करो भाई कितने बराबर है नहीं। अब देखो ये ब्रैकेट किसके आगे लगा है, ये मल्टीप्लाई किसके आगे लग रहा है, 2, मल्टीप्लाई किसके आगे लगा है, इसके आगे लगा है हाइड्रोजन के आगे, मतलब ये पहले वाले के आगे लगा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। समीकरण संतुलित करेंगे जब, ऐसे बैलेंस करेंगे जब, ऐसे लिख देंगे। और इधर ये इधर इसके आगे तो है ही नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई वाला किधर लग रहा है ना, ब्रैकेट के बाहर, किसके बाहर लग रहा है, ये H2O के बाहर, HO इसके बाहर लग रहा है, H2O वाला के। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, ये जो मल्टीप्लाई वाले चिन्ह है ना सारे, ये मल्टीप्लाई चिन्ह है ना सारे, इनको आप ऊपर लिख दोगे, ये मल्टीप्लाई वाली संख्या है ना, इनको ऊपर लिख दोगे ये
इस ये कुछ नहीं होता ना, इसके आगे इंटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 2 2 H2 प्लस O2 प्लस 2 H2O ऐसे बनेंगे ये समीकरण। तो देखो बच्चों, हमारी आखिरी इक्वेशन है, पांचवी इक्वेशन है हमारी। तो देखो इसमें इधर बी ए कितना है, एक बी एक बेरियम, मतलब क्लोरीन कितने इधर, दो क्लोरीन है, क्लोराइड क्लोरीन परमाणु दो। इधर प्लस आ गया तो नीचे अलग से बना दिया ग्रुप। H2 की हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो दो। एस सल्फर, सल्फर कितने हैं आपके, एक, तो एक, है ना। सल्फर यहाँ पे एक है ना, तो यहाँ एक है इसमें, है ना। इसमें कितने हैं, चार। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, तो ये चार लिख दिए। इधर आओ आप, बेरियम कितने हैं, एक, तो एक। इधर सल्फर कितने हैं, एक, तो एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं, चार, तो चार लिख दिए। अब ये प्लस आ गया तो अलग ग्रुप बन गया नीचे। HCl, तो हाइड्रोजन कितने हैं, एक, एक है। क्लोरीन कितने हैं, एक, तो एक लिख दिया, है ना। अब परमाणु की संख्या बैलेंस करनी है। मतलब इधर 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 सब बराबर करने हैं। इधर वाले पांचों बराबर होते हैं, उधर वाले भी बराबर हो जाएंगे। पहले देख लेंगे, सारे मिलाएंगे अपन तो, 10 के 10 ही मिलाना पड़ेगा। बेरियम इधर एक है, इसमें बेरियम तो है नहीं, बी ए वाले तो इधर बी ए कहाँ है, बी ए कहाँ दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है बी ए, बस ये। अब इधर देखो बी ए कितना है, इधर बी ए एक है, इधर बी ए, यहाँ पे एक है, बस, और कहीं दिख ही नहीं रहा आपको। इस पूरे में देखना है, इस पूरे में और इस पूरे में, लेफ्ट और राइट साइड परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ पे एक है, बराबर होगी बेरियम। क्लोरीन देखो यहाँ दो है, इसमें क्लोरीन दिख ही नहीं रहा। इसमें क्लोरीन देखो, इसमें नहीं है। इसमें क्लोरीन देखो एक है। अब यहाँ क्लोरीन कितने हैं? दो। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ क्लोरीन है दो और यहाँ क्लोरीन है एक। तो ऐसा क्या करिए कि इधर दो आ जाए, क्लोरीन बैलेंस बराबर हो जाए, दो आ जाए, चार आए, बैलेंस दोनों तरफ परमाणु की संख्या बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। तो करना चाहिए इसको, दो से मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब इसके आगे दो लिख दो, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह इसके आगे, ऐसे जैसे HCl के आगे लगा रखा है ना, यहाँ पे HCl के आगे दो लगा रखा है, तो ऐसे दो लिखोगे आप, समीकरण संतुलित करोगे सब, है ना। इसको, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, लिखो चाहे मत लिखो। तो अब दो से मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितने हो गए, एक को क्लोरीन दो हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो हो गए, देखो हाइड्रोजन भी क्या हो गए, दो हो गए, दो, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होता है ना। अब देखो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ये कर ही लिया बैलेंस, ये कर ही लिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है आपको। तो देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो, और तो नीचे तो कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहे, ऊपर भी नहीं दिख रहे हाइड्रोजन, है ना। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाँ ये हाइड्रोजन दो, ये बराबर है। हाइड्रोजन दो गए इधर भी, इधर दो। एक मत मान लेना, क्योंकि एक मत मान लेना हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन भी दो है। अगला है आपका, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया बैलेंस। अब ये बाकी सल्फर, सल्फर का बैलेंस करेंगे तो एक है इधर सल्फर, इसमें है ही नहीं सल्फर, इसमें सल्फर एक है, राइट साइड पे देखो, और इसमें सल्फर है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है, एक है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा, बराबर है। ऑक्सीजन कितने, चार है इधर, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन चार है, और इसमें ऑक्सीजन देखो राइट साइड पे तीन, ये चार, चार चार बराबर हो गए ना, बराबर है ऑक्सीजन, इसमें है ही नहीं ऑक्सीजन। दोबारा फिर से देख लेते हैं, क्लोरीन बेरियम एक, इधर बेरियम है, क्लोरीन दो, इधर क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, तो इधर हाइड्रोजन दो, ये बराबर, और ये सल्फर दो, सल्फर एक, सल्फर एक, तो ये भी एक, और ऑक्सीजन चार, तो इसमें ऑक्सीजन चार, ये बैलेंस है भैया समीकरण। तब आप देखो, इसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है दो, और तो कहीं भी मल्टीप्लाई हुई नहीं, तो दो किसके आगे लगाओगे, इसको इस वाले के आगे लगाओगे, तो HCl, जिसमें समीकरण बैलेंस हो जाएगी। ये समीकरण ऐसे लिख दोगे आप, बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। निम्न समीकरण को संतुलित करो, ये क्वेश्चन है, ऐसे समीकरण दे दी उसने, ऐसे आपको समीकरण दे दिया, आपको संतुलित करनी है, मतलब आगे दो लगेगा या चार लगेगा, किसके दो लगेगा किसके चार लगेगा वो दिख नहीं, दो ही लगती है मिनिमम, या तीन लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे छोटी संख्या दो, दो से बैलेंस काम नहीं चले, तीन, है ना। किधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी गुणा मल्टीप्लाई कर दो। Fe यहाँ पे कितने, ये एक है, फिर H2O वाला बना हुआ प्लस लग गया ना। तो हाइड्रोजन कितने हैं नीचे, इसमें देखो आप, हाइड्रोजन दो, इसमें भी दो है, तो इसमें भी दो है, भाई यहाँ पे दो है ना, तो यहाँ पे भी दो कर देना। ऑक्सीजन कितने, दो, एक, ऑक्सीजन एक, तो ये ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे Fe कितने हैं राइट साइड पे, तीन,
तो Fe3 कर दिया। ऑक्सीजन कितने 4, तो ऑक्सीजन 4 कर दी। अलग से बना लो इसका ग्रुप। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये 2 कर दी। अब सबसे पहले तो आपने ये बना लिया। अब इधर वाले की संख्या LHS की संख्या राइट, RHS LHS की संख्या लेफ्ट साइड वालों की संख्या राइट, तीर के जो लेफ्ट साइड पे ना उनकी संख्या राइट साइड के बराबर होना चाहिए, राइट साइड वालों के परमाणु के बराबर। Fe के यहाँ पे एक है संख्या, मतलब आयरन की संख्या एक है, Fe की संख्या एक है। तो इधर Fe कितने हैं, इधर Fe3 है, और तो इसमें तो है नहीं Fe कहीं भी भाई, आपको चक्कर पड़ रहा हो। इधर बराबर है 3। अब इस पे आओ, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं राइट साइड में, इधर भी 2 है, ये भी बराबर है। ठीक है, बराबर है समीकरण यहाँ तक भी। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन इसमें तो है नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे एक है। तो इधर देखो ऑक्सीजन 4 है भैया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक है, इसमें है ही नहीं। तो ऑक्सीजन 4 है इधर और इधर एक है। तो ऐसा कुछ करो कि इधर भी 4 आ जाए, इधर भी 4 आ जाए, मतलब बराबर हो जाए, चाहे इधर 8 आ जाए इधर 8 आए, कुछ भी हो, लेकिन इक्वेशन बराबर होना चाहिए। इधर 4 है, इधर भी 4, ऐसा कुछ करें कि 4 आ जाए, ये मतलब ये 4 आ जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ब्रैकेट आएगा, पूरा ब्रैकेट लगता है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगता है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये एच भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 × 4, एक को गुणा कर दिया। फिर हाइड्रोजन कितने 2, इसको 2 को 4 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 हो गए। अब हाइड्रोजन इधर 8 हो गए। तो इधर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन हो गए 8। तो राइट साइड पे हाइड्रोजन देखते हैं, इसमें तो है नहीं हाइड्रोजन, इसमें देखते हैं। इसमें 2 है ना हाइड्रोजन, देखो इसमें 8 थे ना हाइड्रोजन, अब इसमें हाइड्रोजन 2 ही है। तो ऐसा क्या करें कि इधर भी 8 आ जाए, 8 आ रहा है आराम से, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब मान लो इधर ऐसा क्या करें कि 8 नहीं आ पाए, तो कुछ और ऐसा सिस्टम करते हैं, इसको भी और संख्या से गुणा करते हैं, और भी क्वांटिटी बढ़ाते, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, है ना। तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने ये किया ना, मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक तो यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है। इनको आगे लगाना है, इनके तत्वों के, यौगिकों की। 3 Fe के आगे ना 3, ये Fe, तो ये 3 यहाँ पे लगेगा। इस वाला समूह के आगे ये 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 यहाँ लगेंगे। इस वाले समूह के आगे कुछ मल्टीप्लाई है ही नहीं, इस वाले समूह के आगे देखो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4H2। तो ये समीकरण है आपकी, ये वाली संतुलित समीकरण है। 3 इसके आगे लग जाएंगे, 4 इसके आगे लग जाएंगे, 4 इसके आगे लग जाएंगे, मतलब आपको लगाना है किसके आगे क्या लगे। अब देखो, आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करो, है ना। तो Fe H2, ये रासायनिक समीकरण वही है जो अपन ने अभी संतुलित की थी, ये संतुलित हो जाएगी ऐसे, है ना। यहाँ पे अपन ने संतुलित की थी ऐसे, तो इसके आगे 3 लग जाएंगे, Fe के आगे 3 ये, और इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें 4 H2 के आगे लगेंगे 4, तो 4 इसके आगे लग जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है भाई, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा ना गुणांक, इसके आगे 4 गुणांक लगे, तो 4 ये इसके गुणांक ही है ना। तो 3 4 1 4 ये गुणांक आएंगे जो इनके आगे लगे। जैसे यहाँ Fe है ना, Fe के आगे कुछ नहीं है ना, Fe3 ऑफर के आगे, तो इसका मतलब एक है ना। और 4 यहाँ पे लगी रहे हैं, और तो सब गुणांक ही दिख रहे हैं आपको, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुणांक, ये गुणांक, ये गुणांक। तो एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में, समूह को पहले संतुलित करोगे आप, उसके बाद ये आएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। Fe यहाँ पे कितने हैं 1, ये इधर राइट साइड पे कितना है 3 है Fe, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने दे दिए इसने, 4 तो इसने दे रखे हैं, 4 ये दे रखे हैं इसने। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 8 हो गए, और इधर कितने हाइड्रोजन 8 हो गए, ये बराबर है ना। अब आप देखो, 3 तो यहाँ पे था ही सही। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा आपका। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4, ऑक्सीजन 4 है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन 4 है क्योंकि 4 के आगे ये लग रहा है, तो है ना। तो हाइड्रोजन भी 8 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 है ना, और इधर 4 है ऑक्सीजन। तो इधर कितने हैं ऑक्सीजन 4 ये रहे, तो 4 4 ऑक्सीजन बराबर हो गई, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बराबर हो गया ऑक्सीजन भी, ये लो सब बराबर हो गया यहाँ। तो Fe भी बराबर, H2 भी बराबर, है ना, ऑक्सीजन भी बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर। तो ये है इसके गुणांक, गुणांक आ जाएंगे आपको, इसका आंसर ही आ जाएगा। जैसे ये समीकरण सोल्व किए थे अपन, तो ये 3 तो इसके गुणांक है, 4 किसके गुणांक है, इसके गुणांक है, 3 4 ऐसे, फिर 1, और फिर ये 4, ये 3 4 1 4, ऐसे कुछ आ जाएगा आंसर, देखना ये रहा 3 4 1 4 आ गया ना आंसर। तो RPSC फर्स्ट ग्रेड में आया था ये,
है ना, जो जीके वाला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसमें आता है जनरल साइंस का। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु कितने परमाणु हैं? बाईं ओर लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन परमाणु है ना? तो आप ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, इसमें परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु दो, तो इसमें दो है, इसमें ध्यान रखना इसमें कितने, दो है। और इसमें कितने हैं? दो इसमें, तो चार हो गए टोटल, चार परमाणु, ये वाला आंसर आ जाएगा, नंबर थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। कोई यूँ पूछ लेता है कि अभी क्रिया में, कोई भी अभिक्रिया में क्रियाकारक परमाणु की संख्या कितनी है? क्रियाकारक परमाणु कितने होते हैं? एक तो ये हो गया, दो ऑक्सीजन हो गए, तीन, भाई एक तो ये हो गया, एक तो सी हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? दो, तो ओ लिख दिए दो। हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो हाइड्रोजन लिख दिए दो। इसके अलावा कार्बन कितने हैं? कार्बन हो गया आपके एक, और ऑक्सीजन कितने हैं? दो, तो ऑक्सीजन ये दो। अब दो टोटल कर लो इनको, ये सी एक है ना, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और एक छः, छः दो आठ, तो आठ आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्रियाकारक परमाणु की संख्या पूछे तो, बाकी इसने ऑक्सीजन परमाणु पूछी आपसे ऐसे। क्रियाकारक अभी कारक एक ही बात है, इधर वाले भी आते हैं।